हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। आज हम चैप्टर 2 नेचर ऑफ मैटर शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर इसलिए शुरू किया है क्योंकि अब हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पिछले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में, यूनिट्स के बारे में, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंप्लीट किया था। इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम नेचर ऑफ मैटर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड स्टेट्स ऑफ मैटर को डील करेंगे। ये चैप्टर जो होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो 11th क्लास में है। 11th क्लास में आपको लिक्विड एंड गैसियस स्टेट आता है, वहीं 12th क्लास में सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर आता है। इसका जो बेसिक बनता है या जो बेसिस बनते हैं वो 9th क्लास के मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर से बनते हैं। तो ये 9th से थोड़ा ऊपर और 11th-12th के लेवल से थोड़ा सा नीचे होगा। तो एक तरीके से ये ब्रिज बनाएगा आपके 9th और 11th-12th के बीच में। मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, दैट इज फाउंडेशन कोर्स, ये सारी चीजें आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज नेचर ऑफ मैटर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, सबसे पहले जैसा कि हर चैप्टर में होता है कि हम कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो यहां पे भी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के टेक्स्ट के थ्रू जाएंगे, इसको समझेंगे, फिर धीरे धीरे हम स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, सो द ब्रांच ऑफ साइंस केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर इन डिफरेंट परसेप्शंस। हम मैटर को अलग अलग परसेप्शंस में पढ़ते हैं कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो किन चीजों का बना हुआ है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ये सारी चीजें हम साइंस की इस ब्रांच केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ मैटर pertains to the various physical states in which matter exists and the structure and molecular composition of matter। हम various states मतलब solid, liquid, gas जो हमारे 3 main states हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और उनकी कुछ properties पढ़ते हैं, उनकी composition पढ़ते हैं। composition का मतलब होता है कि किन चीजों से matter बना हुआ होता है। Okay, in addition to these 2 areas, study of matter is also significant with reference to the type of transformations matter undergo under various conditions। अब देखिए, थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं ये वाला बेसिक बता देता हूं आपको, जो हमने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। वो ये बेसिक है कि मैटर का जो इंटर कन्वर्जन है, हम यहां पे वो भी पढ़ेंगे। अब अलग अलग चीजों से मैटर की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो, अगर आप प्रेशर दे रहे हो, आप टेम्परेचर प्रेशर दे रहे हो, आपने मैटर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लिक्विड है, हमने लिक्विड में कोई सॉल्यूट डाल दिया, तो सॉल्यूट डालने से उसके टेम्परेचर, प्रेशर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो जाएगा। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ रहा है। ये सारे चेंजेस जो हैं वो हम यहां इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन बोथ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। अब ये जो चार्ल्स और बॉयल्स लॉ है, ये 11th क्लास में आते हैं। तो 11th क्लास का वो पार्ट जो चार्ल्स और बॉयल्स लॉ का है, वो हम यहीं पे आज इस लेक्चर की सीरीज, ना ही केवल सिर्फ पार्ट 1 में तो नहीं, बट पार्ट 2 में आगे जब हम मैटर की और भी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो वहां पे हम इन लॉस को भी डील करेंगे। ओके, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कलेक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। ओके, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस पार्टिकल्स की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर का रिलेशन सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी से। ओके, सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। यह हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैं काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा हूं। अगर मैं एक जगह पे स्टिल खड़ा हुआ हूं तो मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आपको ध्यान होगा तो बहुत टाइम पहले, बहुत साल पहले एक गाड़ी आती थी काइनेटिक नाम की, तो वो काइनेटिक नाम की गाड़ी से ही हमने एनर्जीज का डिफरेंस पढ़ा था। तो गाड़ी क्या है, चलती है, और उस गाड़ी का नाम है काइनेटिक। तो चलती हुई बॉडी को जो एनर्जी उस बॉडी में होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो अगर इंग्लिश में मैं उसकी डेफिनेशन फिर से बोलूं, सो एनर्जी possessed by a moving object is called kinetic energy। ओके, सो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आप टेम्परेचर कम कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी
ऑफ मैटर। यहां पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर जो है इसका थोड़ा सा जिस्ट 9th क्लास में भी आता है जब हम मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। मैटर बेसिकली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। हमें पता है कि मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब मैटर किसी भी स्टेट में हो, मैटर मेनली बेसिकली बना हुआ होता है मॉलिक्यूल से। सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनमें से कुछ भी हो, मैटर का जो बेसिक पार्टिकल है उसमें वो मॉलिक्यूल से बना होता है। और मॉलिक्यूल्स भी और छोटे पार्टिकल्स एटम से बने होते हैं। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। अब वो एटम जुड़ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। सो हम बोलते हैं कि क्या, irrespective of states of matter, the basic unit of matter are molecules. Okay. The 3 states of matter differ with respect to the pattern of molecular arrangement which brings about a change in physical behavior of these substances. अब ध्यान से सुनिए कि क्या होता है। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस है, मेरे पास 3 स्टेट्स हैं। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस क्या होगा कि सॉलिड में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा वो अलग होगा, लिक्विड में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलग होगा थोड़ा सा, और गैसेस में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और अलग होगा। तो बेसिकली जो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बनते हैं, ये बनते हैं उन 3 स्टेट्स की कॉम्पोजिशन में फर्क आने से। ओके, उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में फर्क आने से। देखो आपको अरेंजमेंट तीनों जगह अलग अलग दिख रहा है, तो ये 3 जगह पे अलग अलग अरेंजमेंट ने 3 अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर को जन्म दिया है। सॉलिड में टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, लिक्विड्स में थोड़ा सा लूजली पैक्ड, गैसेस में बहुत फ्री पार्टिकल्स। अगर मैं हाथ मूव कर रहा हूं तो मेरा हाथ फ्रीली मूव कर रहा है गैस में। क्यों? क्योंकि यहां पे पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर हैं एक दूसरे से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव डन टिल द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ओके, द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर विच डिटरमाइन द फिजिकल बिहेवियर आर इनविसेज्ड इन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ओके, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं या फिजिकल बिहेवियर, वो प्रोसेसेस या वो प्रॉपर्टीज जो हमारे मैटर के स्टेट्स को अलग अलग बनाती हैं, वो सारी चीजें इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में हमने इनकलकेट कर रखी है, डाल रखी है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को अलग अलग बनाती हैं, वो हम इस मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। Okay, kinetic molecular theory states that molecules have an energy of motion that depends on temperature. और ये statement हम पढ़ चुके हैं और ये statement important भी है, that kinetic molecular theory states that molecules have energy of motion that depends on temperature. और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, energy of motion means kinetic energy. Okay, so kinetic energy किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ऑब्वियस ही चीज है, जैसे ही हम गर्मियों के मौसम में गरम गरम बाइक की सीट पे या स्कूटी की सीट पे बैठते हैं या किसी भी गरम सरफेस पे बैठते हैं तो हम एकदम से उछलते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। अब वैसे ही आप सोच लो कि अगर एनर्जी हम लोग टेम्परेचर देंगे किसी पार्टिकल को तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि जैसे ही हम बैठते हैं हीट पे तो हमें ऑल ऑफ अ सडन एनर्जी आ जाती है और हम कूद पड़ते हैं। वो एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको इसके तौर पे कि जब हमारी मोशन बढ़ गया तो वैसे ही पार्टिकल्स का मोशन बढ़ता है, उन्हें गर्मी नहीं लगती, बट जैसे ही आप उन्हें एनर्जी देते हो, जब आप उन्हें टेम्परेचर देते हो, तो टेम्परेचर मतलब आप क्या दे रहे हो? आप उन्हें हीट दे रहे हो। जब आप हीट दे रहे हो तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपने एनर्जी दी, वो पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगे और तेजी से मूव करने के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो और तेजी से मूव करने लगे। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे। ओके, अब आते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। अब वो पोस्टुलेट्स को चलिए हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो मैटर है वो बहुत छोटे और टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो एम्प्टी स्पेसेस हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं उन्हें हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं। ठीक है भाई, हमने ये भी माना कि सॉलिड्स में मैं आपको बता दूं कि जैसे इस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, तो यहां पे आपको देखिए एम्प्टी स्पेसेस दिख रही हैं बीच बीच में, ये इनको मॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं। लिक्विड्स में यही स्पेसेस थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, इस तरीके से देखिए आपको ये पूरी बीच बीच में स्पेसेस दिख रही हैं, ये लिक्विड की स्पेसेस हैं, इन्हें मॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं। अब गैसेस में आपको यही स्पेसेस बहुत ज्यादा दिखती हैं, तो इनमें मॉलिक्यूलर स्पेसेस और ज्यादा है। ओके, देन नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, सो दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
हम बोलते हैं ना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो मॉलिक्यूल्स हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, आगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स एंड दैट बिटवीन द डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स. ओके, अगर सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और अगर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो उसे हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलते हैं. सो एडहेसिव एंड कोहेसिव. तो कोहेसिव का मतलब क्या हो गया कि समझ लीजिए ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में कोहेसिव फोर्स हो रहा है, और एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है इसे हम लोग एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं. ये अगर चिपकेंगे तो एडहेसिव, और ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये चिपकेंगे तो कोहेसिव. ओके, चलिए आगे. मॉलिक्यूल्स possess kinetic energy due to their ceaseless motion. मॉलिक्यूल्स जो है वो रुकते नहीं है, कंटिन्यूअसली मूव किए जा रहे हैं, इसी मूवमेंट के कारण उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है. क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ वी हैव द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज. ये एक थोड़ा सा बेसिक लेवल है, बट फिर भी हम यहीं से उठा के चलते हैं. जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू के वीडियो में बताया था कि मैं हर टॉपिक को एकदम बेसिक से लेके फिर धीरे धीरे ऊपर करके चलेंगे. ठीक है, तो अभी हम जो आगे पढ़ेंगे हम उसमें सॉलिड स्टेट्स में और भी कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे कि जिनने भी अभी किसी भी कारण से अपना वो वाला पार्ट मिस कर दिया है या उस टाइम पे किसी कारण से ध्यान नहीं दिया तो वो यहां से पढ़ के और अच्छे से आगे कर सकते हैं. ओके, सो चलिए देखते हैं. सबसे पहले वी हैव मास. Solids have a definite mass, okay. Liquids have a definite mass and gases have a definite mass. देखिए, मास में कभी भी फर्क नहीं आता. मास क्या होता है? The actual content present inside any body. किसी भी बॉडी के अंदर क्या कंटेंट प्रेजेंट है वो उसका मास होता है. सो अब आप खुद ही सोचिए, मास को आप थोड़ी ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो. भाई सॉलिड में मास है तो मैं अगर बोलूंगा भाई इतना मास है तो सॉलिड में फिक्स्ड मास है, डेफिनेट मास है. लिक्विड के लिए भी मास डेफिनेट होगा, गैस के लिए भी मास डेफिनेट होगा, बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. मास को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, नया क्रिएट भी नहीं कर सकते. जितना है उतना फिक्स्ड रहेगा. So gases also have a definite mass. Now if we come to the next property that is volume. Volume देखिए, solids में definite volume होता है, fixed volume है. Liquids में volume fix होता है. भाई 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी है. अगर हम गैस की बात करें तो इसमें volume fix नहीं होता. इतने से डिब्बे में आपने जितनी गैस भरी है, अब अगर आप उसको किसी बड़े डब्बे में रख दोगे तो उतनी सी ही गैस बड़े डब्बे को भी कवर कर लेगी. गैस नहीं बढ़ गई है, गैस नहीं बढ़ गई है. ध्यान रखना एक चीज, इतने छोटे से डिब्बे में, देखो मैं यहां पे 3 डिब्बे बना रहा हूं. ये एक बॉक्स है, ये थोड़ा सा बड़ा बॉक्स है, और एक ये बॉक्स है. ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने यहां पे 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं. अब जो सबसे पहला बॉक्स है उसमें मैंने बनाए 4 पार्टिकल्स. ओके, ठीक है, ये थोड़े ज्यादा बना लेते हैं हम लोग ताकि बाकियों में भी हो सके. यहां 6 पार्टिकल्स मैंने चलिए बना दिए. अब वही 6 पार्टिकल्स जब इस बॉक्स में आएंगे तो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, है ना. मतलब उन्हीं 6 पार्टिकल्स ने इस बॉक्स को भी पूरा कवर कर लिया. देखो ना, पार्टिकल्स का साइज बढ़ा ना कुछ, क्या बढ़ गया? डिस्टेंस बढ़ गई. इसी का मतलब होता है कि गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है. अब ये 1 लीटर का डिब्बा था, उसमें भी गैस उतनी भर गई. ये 2 लीटर का डिब्बा था, उसमें भी उतनी गैस आ गई. 3 लीटर का डिब्बा था, उसमें भी उतनी गैस आ गई. तो गैस के मतलब उतनी ही गैस हर जगह भर ले रही है. क्यों? छोटे डिब्बे में पार्टिकल्स पास रह रहे हैं, बड़े डिब्बे में पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं, पर पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा. नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने के उतने ही है. क्लियर? आगे देखिए, अब बड़े वाले में अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 उतने ही पार्टिकल्स ने बड़े डब्बे को भी कवर कर लिया. तो मैं वही कह रहा हूं कि जो रूम है, आप जिस रूम में अभी बैठे हुए हैं उस पूरे रूम की गैस को आप थोड़ा सा दबा के प्रेशर डाल के इतने से डिब्बे में भी भर सकते हो, और आप इतने से ही डिब्बे की गैस आप जिस रूम में बैठे हो उसके डबल साइज के रूम में भी भर सकते हो. गैस बढ़ेगी नहीं, गैस के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होके जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे. तो दैट इज वाई गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. वो किसी भी रूम को कितने भी वॉल्यूम के एरिया को कवर कर सकती है. ओके, आगे बढ़ते हैं. शेप, दे हैव अ, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप. भाई इसका शेप डेफिनेट है, इसका शेप तो डेफिनेट है, बट वहीं पे अगर हम बात करें हमारे लिक्विड्स की, ठीक है, सो लिक्विड्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, नो डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. अब यहां पे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूं. देखिए
कि अगर मैं बात करूं इस बॉटल की, है ना, सो इस बॉटल में पानी भरा, ये हमने पानी डाला हुआ है, पानी ने अभी इसका शेप लेके रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अभी इसका शेप ले रखा है पानी ने। अब मैं अगर इसको ऐसा कर दूं तो उसने इस पार्ट का शेप ले लिया। अब इसी पानी को अगर मैं कहीं ग्लास में डाल दूंगा या किसी कप में डाल दूंगा तो वो उसका शेप ले लेगा। तो इन शॉर्ट जो हमारा पानी है या लिक्विड है या कोई भी लिक्विड है, सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही है, वो ऑयल भी हो सकता है, वो अल्कोहल भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड किसी भी चीज का शेप ले सकता है, उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता। ये चीज हमने देखी है, एक मग्गे में वही पानी आएगा, बाल्टी में डाल दोगे उसका हो जाएगा, बॉटल में भर दोगे उतना हो जाएगा, वॉल्यूम नहीं शेप, ग्लास में डाल दोगे उसका शेप हो जाएगा, किसी भी चीज में डाल दो उसका शेप हो जाएगा। ओके, एंड गैसेस दे ऑल्सो डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप। कमरे में कुछ और ही है शेप, अगर आप उसे बॉटल में भर दोगे तो बॉटल का शेप आ जाएगा, डिब्बे में भर दोगे डिब्बे का शेप आ जाएगा। गैस का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता। मैं ये नहीं बोल सकता ऑक्सीजन गैस देखो बढ़िया दिख रही है, ट्राइंगल है। मैं ये नहीं बोल सकता हाइड्रोजन गैस जो है वो सर्कल है बढ़िया सी। मैं ये नहीं बोल सकता कि नाइट्रोजन गैस जो है वो बढ़िया सा स्क्वायर है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। एयर का, गैसेस का, देयर इज नो डेफिनेट शेप। ओके, नेक्स्ट डेंसिटी। अब आप खुद देखो, हम यहां पे एक डायग्राम बनाते हैं डेंसिटी समझने के लिए। ये मैंने बनाया सॉलिड, उतने ही साइज का मैं यहां पे लिक्विड बना दूंगा। कोशिश कर रहा हूं साइज को मैं कॉमन रखूं। ओके, ये मैंने 3 बॉक्सेस ले लिए, ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप मान लो कि ये 3 सिमिलर साइज के हैं। सॉलिड्स को मैं बोलता हूं इस तरीके से उसमें पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, ठीक है। पार्टिकल्स का साइज भी देख लेना, ठीक है। अब यहां आखिरी में नहीं भर रहा क्योंकि वहां पे जगह हो गई काफी, बस ठीक है। इतना हमने पैक कर दिया, हो गए। कितने पार्टिकल्स आए देखो, उतने ही ब्लॉक में 12 है ना, 4 3 12 पार्टिकल्स आ गए। अब इसमें देखो, कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 पार्टिकल्स आए। ये लिक्विड है। गैस में देखो कितने पार्टिकल्स हैं, 5। ऐसा नहीं कि मैंने बनाए कम ज्यादा है, गैस में दूर दूर होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा पास पास होते हैं, सॉलिड्स में टाइटली पैक्ड होते हैं। अब देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मास है, 12 पार्टिकल्स है। इतने से एरिया में 12 पार्टिकल्स सॉलिड में, इतने से एरिया में 9 पार्टिकल्स लिक्विड में, और इतने से ही एरिया में सिर्फ 5 पार्टिकल्स गैस में। तो क्या होगा भाई, ये सबसे कम डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व मतलब कितना घना है। हम बोलते हैं ना भाई, एक बड़ा सा एरिया है, मैंने समझ लो 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट ले लिया। उस 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे मैंने 15 पेड़ लगा रखे हैं, तो वह आपको प्लॉट बहुत भरा भरा लगेगा। उसी 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे मैंने सिर्फ पहले 15 लगा रखे थे, अभी समझ लो 8 लगा रखे, 8, ठीक है। अब उसी 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे एक जगह मैंने सिर्फ 3 पेड़ लगा रखे हैं। तो ज्यादा घना कौन सा दिखेगा, ज्यादा घना दिखेगा आपको 15 पेड़ वाला, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स ज्यादा, मतलब पेड़ ज्यादा पास पास है। तो पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे एक स्पेसिफिक एरिया में, वो उसकी डेंसिटी बताएगा। तो सॉलिड्स में ज्यादा डेंसिटी, लिक्विड्स में कम, गैसेस में सबसे कम डेंसिटी होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई डेंसिटी, लेसर डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड लीस्ट डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आता है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स को आप और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, एक हद तक आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते। एक तरीके से मैं ये बोल दूं, सॉलिड्स जो है वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर हम देखें तो सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड। अब आप ही मुझे ये बताओ, मैं इसको और कितना दबाऊं? सॉलिड के पार्टिकल्स को आप और पास थोड़ी ला सकते हो। कंप्रेस का मतलब होता है आप उसको प्रेशर डाल के दबा दो। अब मैं दबा के पार्टिकल्स को कहां लेके जाऊं? सॉलिड्स तो बिल्कुल पास पास पड़े हुए हैं। वहीं पे अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में आप अगर देखोगे तो पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, बट बहुत ज्यादा भी नहीं होता। ये लिक्विड्स हैं। अब लिक्विड्स में भी थोड़ी बहुत स्पेस बीच में होती है, बट हम प्रेशर डाल के उनको भी बहुत ज्यादा पास नहीं ला सकते। तो हम लिक्विड्स के लिए बोलते हैं दे आर क्वाइट कंप्रेसिबल। ओके, सो देखिए, क्वाइट कंप्रेसिबल या स्लाइटली कंप्रेसिबल, कि भाई थोड़े थोड़े से पास पार्टिकल्स आ सकते हैं, बहुत ज्यादा जगह नहीं,
बट फिर भी जो बीच बीच में थोड़ी सी स्पेस है उसको अगर आप दबाओगे तो पार्टिकल्स पास 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 आ जाएंगे। ओके, वहीं पे अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, हाईली कंप्रेसिबल। क्यों क्यों इनमें हाईली कंप्रेसिबल, ये क्यों हाईली कंप्रेसिबल है? क्योंकि पार्टिकल्स इतना दूर हैं। अब इतना दूर पार्टिकल है, आप प्रेशर डालोगे तो भाई इतना पास तो आएंगे, और प्रेशर डालोगे और पास आ जाएंगे। जितना प्रेशर डालोगे गैस पास आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, ये मेन चीज है। ओके, सो गैसेस जो है वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड्स आर क्वाइट कंप्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल, थोड़ा बहुत हो सकता है, या हम ये भी बोल सकते हैं दे आर कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट देखिए अब रिजिडिटी। भाई जो सॉलिड्स होते हैं वो तो रिजिड होते हैं। अगर मैं सॉलिड्स को बोलूं तो देखो सॉलिड्स जो है वो रिजिड है। ओके, अगर वही हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स रिजिड नहीं होते। लिक्विड्स जो होते हैं उन्हें हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। दे कैन फ्लो, लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है, वो बह सकता है। अगर वहीं पे हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में देखिए लिखा हुआ है दे कैन फ्लो, वो भी फ्लूइड्स कहलाते हैं। ओके, तो हम वही बोलें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है सॉलिड, तो हम सॉलिड के बोलेंगे दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी। अगर वहीं पे मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। सेम गोज विद गैसेस, गैसेस के लिए हम बोलेंगे गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। ओके, सो ये भी बह सकता है, ये भी बह सकता है, और वैसे भी हवा तो बहती ही है, लिक्विड भी बहता है, बट सॉलिड बहता हुआ देखा है क्या? ये मत बोलना रेत बहती है। रेत का एक एक पार्टिकल एक एक सॉलिड है। वो जो रेत है इतनी सारी, वो ढेर है रेत का, एक एक पार्टिकल थोड़ी है वो रेत का, वो एक एक पार्टिकल उसका सॉलिड है, वो ढेर का पूरा सॉलिड थोड़ी। ऐसे नमक का पैकेट भी होता है, अगर आप नमक के पैकेट को खोल दोगे और यूं करोगे तो कहोगे अरे वो भी तो फ्लो कर रहा है, वो फ्लो नहीं कर रहा है भाई, एक एक सिंगल सिंगल पार्टिकल उसका एक एक सॉलिड है। नमक का एक एक सिंगल सिंगल पार्टिकल उसका एक सॉलिड होता है, वो एज अ होल एक सॉलिड नहीं है। तो नमक के पैकेट को खोलो, एक दाना निकालो, वो एक सॉलिड है। अब वो बह रहा है क्या, उसको देखो, उससे पूछो कि तुम बह सकते हो क्या, वो बोलेगा नहीं बह सकता भाई, क्योंकि लिक्विड जो है, लिक्विड को तुम बोलोगे कि भाई एक ड्रॉप बह सकती है क्या, एक ड्रॉप बह के दिखाएगी तुमको, है ना? कोल्ड ड्रिंक डालने के बाद या पानी डालने के बाद बॉटल से, या कोई भी ऐसा पतला जो लिक्विड होता है वो डालने के बाद, अगर हम बॉटल से थोड़ा सा तेल डालते हैं सिर पे लगाने के लिए, वो तेल की भी बॉटल भी आखिरी ड्रॉप जो होती है ना वो बह जाती है बॉटल से नीचे, क्योंकि वो बह सकता है, एक ड्रॉप बहेगी। और गैस का तो हम बोल ही नहीं सकते भाई, गैस तो फ्री है घूमने के लिए, वो बहती है। ठीक है, सो दे आर रिजिड, they are fluid, they are fluid, they show the property of rigidity, they show the property of fluidity, they show the property of fluidity. ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्री सरफेसेस। ठीक है, सॉलिड के पास तो खूब सारे फ्री सरफेसेस होते हैं। ओके, लिक्विड के पास इट हैज ओनली वन फ्री सरफेस एंड दैट इज द टॉप सरफेस। बाकी जगह से तो वो कंटेनर में डला हुआ है ना भाई, ये है हमारे पास पानी बनाने के लिए कलर है। ओके, ये मैंने पानी भर रखा है। ओके, अब मुझे ये बताओ, मैं किसी भी कंटेनर में रख दूं पानी को, यहां पे दिख रहा है आपको एक ही सरफेस फ्री है, बाकी सारे तो कंटेनर से टच है ना, तो हम इसलिए बोलते हैं इट हैज ओनली वन फ्री सरफेस, दैट इज द टॉप मोस्ट सरफेस, अपर सरफेस। गैसेस की अगर हम बात करें तो कोई फ्री सरफेस नहीं होता, गैस क्योंकि हर जगह टकराती रहती है, हर जगह टकराती रहती है, हर जगह पे वो कहीं ना कहीं से जुड़ी होती है। एंड सॉलिड्स दे हैव मैक्सिमम फ्री सरफेसेस। ओके, सो ये हुआ हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। सॉलिड लिक्विड गैसेस की आगे देखते हैं। ओके, कुछ प्रॉपर्टी और आ गई हैं, थर्मल एक्सपेंशन एंड डिफ्यूजन। ठीक है, सो अगर हम बात करें एक्सपेंशन की, तो जो सॉलिड्स हैं वो बहुत कम एक्सपेंशन दिखाते हैं। एक्सपेंशन का मतलब है अगर आप सॉलिड को हीट दोगे तो हीट में वो बहुत कम एक्सपैंड होगा। वहीं पे अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स जो है वो सॉलिड से थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं। और वहीं पे अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस जो है वो दोनों तरफ से, चारों और हर जगह एक्सपैंड हो सकती है। तो गैस थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज्यादा शो करती है, लिक्विड्स थोड़ा कम करते हैं, और सॉलिड सबसे कम एक्सपेंशन शो करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? थर्मल मतलब हीट, आपने हीट दी, अब वो चीज एक्सपैंड होगी,
थोड़ा थोड़ा सा फैलेगी। तो सॉलिड्स कम फैलते हैं, लिक्विड्स थोड़े ज्यादा, और गैसेस सबसे ज्यादा। नाउ लेट्स कम टू डिफ्यूजन। सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता, डू नॉट डिफ्यूज। कहां से डिफ्यूज होंगे? डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड में नहीं देखने के लिए मिलती। कुछ एक केसेस में अगर सॉलिड्स में भी है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स के। अगर आपने अपने स्कूल पे ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड देखा होगा, मार्कर वाला व्हाइट बोर्ड नहीं, हम बात कर रहे हैं चौक वाले बोर्ड की, तो अगर आप उसमें चौक से लिख देते हो या आपके टीचर जो है वो चौक से लिख देते हैं, अब उसके बाद आप उसे लिखा हुआ वहीं छोड़ दो, जब 4-6 दिन बाद आओगे और उसको मिटाने की कोशिश करोगे तो वह अच्छे से मिटेगा नहीं, वह अच्छे से मिटेगा नहीं। ठीक है, क्यों? कुछ पार्टिकल्स डिफ्यूज हो गए हैं, बोर्ड के पार्टिकल्स के बीच में चौक के पार्टिकल्स जा जाके बैठ गए हैं, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो एक आध दो केस आपको सॉलिड्स में भी मिलते हैं डिफ्यूजन के। ओके, सो सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज as such but they have one or two examples. okay, liquids की बात करें तो liquids जो है वो डिफ्यूज होते हैं spontaneously. spontaneously का मतलब क्या होता है पता है? अपने आप। अगर आपने दूध को और अल्कोहल को, दूध बोल रहा हूं मैं, पानी को या अल्कोहल को अगर आपने एक साथ एक ही ग्लास में डाला है तो ऑटोमेटिकली वो मिक्स हो जाएगा एक दूसरे से। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन बिकॉज डिफ्यूजन मींस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। एक और डेफिनेशन होती है डिफ्यूजन की, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा से कम की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो डिफ्यूजन। ओके, और गैसेस जो है वो सबसे तेज डिफ्यूजन करती हैं। क्यों? लिक्विड्स में तो पार्टिकल्स चलो फिर भी थोड़ा थोड़ा पास पास है, तो दोनों में मिक्सिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, दो गैसेस आराम से एक दूसरे से मिक्स हो सकती हैं। सो डिफ्यूजन इनमें बहुत अच्छे से होता है और वो भी रैपिडली, बहुत तेज होता है। ओके, सो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज दो और। ओके, सो हियर वी आर डन विद द प्रॉपर्टीज। अब हम यहां क्या देख रहे हैं? हम यहां पे एक कंपैरेटिव स्टडी देख रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। ओके, सो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वी हैव सॉलिड्स, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, दे आर लूजली पैक्ड एंड दे आर वेरी लूजली पैक्ड। ठीक है, अगर हम स्पेस की बात करें तो सॉलिड्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम होती हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो सॉलिड्स से थोड़ी ज्यादा स्पेसेस होती हैं, और वहीं हम गैसेस की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा स्पेसेस होती हैं। ठीक है, सॉलिड्स टाइटली पैक्ड है, लिक्विड्स थोड़ा दूर दूर है, गैसेस बहुत दूर दूर है। ओके, उसके बाद हम आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में भाई, इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए तो वो इतना टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, तो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, मॉडरेट एंड मिनिमम। ओके, आगे मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट की बात करें तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो ना के बराबर होता है अपनी जगह से, बट सॉलिड का पार्टिकल अपनी ही जगह पे मूव करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। तो वो अपनी जगह पे, अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा, बट अपनी मीन पोजीशन से हट के कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड्स, तो लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मोशन शो करते हैं, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें कम होता है, तो इसलिए लिक्विड्स जो है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट ठीक ठीक शो करते हैं। गैसेस जो है वो सबसे ज्यादा मूवमेंट शो करती हैं, क्योंकि वो फ्री है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होती है, तो वो फ्री है मूव करने के लिए। एंड देन वी हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अब सॉलिड मूव तो कर नहीं पा रहा, तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में, उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में, और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में। गैस जहां चाहे वहां घूम सकती है। इफ यू विश टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अप टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम ये जानते हैं कि जो मैटर है उसके 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आप सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड, और एक चीज, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, इसमें कन्वर्जन कर सकते हो। कैसे कन्वर्जन कर सकते हो? आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छेड़ना है, आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को छेड़ना है, और आपको उनके वो जो पैकिंग है उसको छेड़ना है। इन 3 चीजों को छेड़ दो, आप स्टेट को चेंज कर दोगे। तो छेड़ना कैसे है? सिर्फ बैठे बैठे सॉलिड को यूं कर देने से वो परेशान नहीं होता, आपको उसको देना होता है टेम्परेचर या फिर प्रेशर।
ये दो ऐसी चीजें हैं जो स्टेट को चेंज कर सकती हैं एक से दूसरे में। चलिए थोड़ा सा टेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा टेक्स्ट क्या बोलता है। सिंस द फिजिकल बिहेवियर ऑफ मैटर इन वेरियस स्टेट्स डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट विच कैन बी चेंज्ड, वही पॉइंट बोला जो हमने बताया अभी आपको कि इट कैन बी चेंज्ड। आगे देखते हैं, बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज लाके आप यहां पे स्टेट ऑफ मैटर को भी चेंज कर सकते हो। देयरफॉर मैटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर अंडर सुटेबल कंडीशंस। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज फेज ट्रांजिशन। बड़ा अच्छा नाम है, फेज ट्रांजिशन। सॉलिड फेज से लिक्विड में ट्रांजिट होना, लिक्विड स्टेट से गैस में ट्रांजिट होना, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन। आप एक से निकल के दूसरे में आ जाओ, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो ये चीज? टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को चेंज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वी हैव इंटर कन्वर्जन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। चलिए सॉलिड और लिक्विड के बीच में हम लोग इंटर कन्वर्जन देखते हैं। सो यहां बड़ा बड़ा सा एस और बड़ा सा एल लिखा, एक एरो ऐसा बनाया, एक एरो ऐसा बनाया। चलिए नाम लिखते हैं प्रोसेस इसके। सॉलिड से लिक्विड बनना, प्रोसेस का नाम होता है फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड बनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा या तो हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, दिस इज सॉलिडिफिकेशन। ओके, सो सॉलिड से लिक्विड बनना फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड बनना सॉलिडिफिकेशन, जिसको आप लोग फ्रीजिंग भी बोलते हो। ओके, फ्रीज करना मतलब ठंडा करना, बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि ठंडा ही करके आप कर सकते हो। अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई कर दो तब भी आप किसी लिक्विड को सॉलिड बना सकते हो। अभी हम प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस आगे वैसे भी पढ़ेंगे। ओके, सो वी हैव फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन, दीज आर द टू प्रोसेसेस। अब क्या हो सकता है? सॉलिड को लिक्विड बनाना है, सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो टेम्परेचर बढ़ा दो। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड थे, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अभी देखो सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ध्यान से देखते जाना, वो मूव करने लगेंगे तेजी तेजी से और उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देंगे और अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों पार्टिकल्स अलग अलग हो गए हैं और अपनी अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं और मूव भी कर रहे हैं वाइब्रेट करते करते। ठीक है, वाइब्रेट करते करते मूव भी कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ, आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाई और पैकिंग उसकी लूज कर दी, तो सॉलिड से लिक्विड बन गया। प्रोसेस को नाम दिया हमने फ्यूजन। ओके, अब लिक्विड से सॉलिड की बात करते हैं, इसका मतलब होता है वापस से सॉलिडिफिकेशन। आपने क्या किया? लिक्विड के पार्टिकल्स थे, आपने टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम किया इसका मतलब एनर्जी कम करी, एनर्जी कम करी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो जो पार्टिकल्स दूर थे अब वो धीरे 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 पास आने लगेंगे और एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो आपने लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कम किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाया, पैकिंग को टाइट कर दिया, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो गया। ओके, चलिए थोड़ा सा टेक्स्ट देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन एंड द ऑपोजिट प्रोसेस फ्रॉम द लिक्विड टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ज्यादा अच्छा शब्द है, ज्यादा टेक्निकल शब्द है सॉलिडिफिकेशन, ये चीज याद रखना। ओके, मेल्टिंग इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी टू द सॉलिड substance and freezing is carried out by extracting the heat energy from the solid substance। आपने क्या करना है? देखिए, ये मैंने दिया आपको एक सॉलिड, उनने बोला हीट देना और हीट हटाना। ठीक है भाई, ये मेरे पास एक सॉलिड है। ओके, इस सॉलिड को मुझे क्या करना था? इस सॉलिड को मुझे लिक्विड बनाना था, तो मैंने इस सॉलिड को सप्लाई करी हीट। अब इसके अंदर हीट भर गई है। ठीक है, इसके अंदर पूरी क्या भर गई है? हीट भर गई है, इसमें हीट भरी हुई है, ये सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। अब अगर मुझे लिक्विड से वापस सॉलिड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हीट को वापस लेना पड़ेगा। तो मैं हीट को बाहर निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? टेम्परेचर कम कर दो, हीट बाहर आ जाएगी पार्टिकल्स के। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब आती है प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग में क्या होता है भाई?
बताइए प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड बनता है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं ऑलरेडी। हमें क्या क्या करना है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए? आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करनी है। ठीक है, हमने इंक्रीज कर दी। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को रिड्यूस करना है। ठीक है भाई, हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, फिर पैकिंग, पैकिंग का हमें क्या करना है? पैकिंग थोड़ी सी लूज कर देनी है हमको। ठीक है, सो पैकिंग भी हमने लूज कर दी। पैकिंग को लूज करो, फोर्स को रिड्यूस करो, स्पेस को इंक्रीज करो। इस तरीके से आप सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो, उसकी मेल्टिंग करा सकते हो। When the substance in the solid state is subjected to heating, आप जब उसे हीट देते हो, the molecules absorb heat energy which increase the kinetic energy of molecules. This results in an increase of the kinetic energy of the molecules, which in turn leads to increase in temperature. However, further supply of heat energy does not increase the kinetic energy of the molecules. Instead, the heat energy is stored in the form of potential energy. With increase in the potential energy, the intermolecular force of attraction decreases, which results in the increase in intermolecular spaces. अब देखिए क्या बोला उनने कि आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, पार्टिकल्स जो थे वो ज्यादा वाइब्रेट करने लगे, अपनी अपनी जगह पे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जो आप एनर्जी दे रहे हो वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रही है, पार्टिकल क्या करता जा रहा है? अपने अंदर उसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता जा रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। ये इंटर कन्वर्टेबल है। हमने पढ़ा है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमने पोटेंशियल एनर्जी ढेर सारी भर ली, बहुत पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब मेरे में इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है कि मैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ा सकता हूं। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल टू डू वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी इज वर्क। अगर मैं मूव कर रहा हूं तो ये क्या है? एनर्जी पोसेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो मेरे अंदर स्टोर्ड थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और अगर मैं एकदम से आके कहीं रुक गया तो मेरी काइनेटिक एनर्जी तो थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फिर पोटेंशियल एनर्जी मेरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई अगर मैं मूव कर रहा हूं तो। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड चेंजेस टू दैट ऑफ द लिक्विड। जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का उतना ही प्रेशर लग रहा है, बस सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारा वो वर्ड कहां गया? प्रेशर वाला, ये रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है मैं आपको बताता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल, कैसा फील करते हो जब हिल स्टेशंस पे जाते हो? थोड़ा सा चक्कर भी आते हैं लोगों को, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ही को सारी चीजें फील हो रही हो। लोगों को इन जनरल क्या होता है, ऊपर जाने में थोड़ा चक्कर आता है, सांस लंबी लंबी लेनी पड़ती है, थोड़ा ब्रेथलेसनेस फील होता है, जल्दी थक जाते हैं। ऐसा क्यों? जब आप हिल स्टेशन में हाइट पे जाते हो तो यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पे ऑक्सीजन कम है। क्यों ऑक्सीजन कम है? क्योंकि एयर की डेंसिटी अर्थ के सरफेस के पास ज्यादा होती है। क्यों अर्थ के सरफेस के पास ज्यादा होती है? क्योंकि ग्रेविटी एयर को खींच के रखती है, जब वो खींच के रखती है तो उसको सरफेस के पास रखती है। क्लियर हुआ? सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर। और प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। Okay, so how do you define the melting point? It is a temperature at which the solid gets converted to liquid at atmospheric pressure। मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इन्फ्लुएंस में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? ओके,
Next, although each substance has a specific value of melting point under normal atmospheric condition, certain factors affect the melting point of the solids. अब solids के melting point को भी बहुत सारे factors हैं जो affect करते हैं, उसमें से एक pressure भी है, ठीक है। उसके अलावा एक और फैक्टर है, अगर आपने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो। अब हम थोड़ा सा यहां जो कंसेप्ट आया ना सॉल्यूट ऐड करने वाला, ये हम टच कर रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री, जो कि सॉल्यूशंस नाम के चैप्टर में आती है, ठीक है। वहां पे 12th क्लास की केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस नाम का एक चैप्टर है, वहां पे आप ये पढ़ते हैं कि सॉल्यूट के ऐड करने पे, सॉल्यूट होता है ना, शक्कर डाल दी, नमक डाल दिया, इनके ऐड करने पे क्या चेंजेस आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में या उसकी प्रॉपर्टी में। ओके, सो ये सर्टेन फैक्टर्स हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so now we have factors affecting the melting point. First of all, we have the effect of pressure. Pressure का बहुत effect होता है, कैसे? The effect of pressure on the melting point of the solids depend upon the nature of the solid. For solids which expand on melting, increase in pressure increases the melting point. क्या होता है? देखिए, ऐसे solids जो melting के time पे expand होते हैं, ठीक है, जो मेल्टिंग के टाइम पे एक्सपैंड होते हैं, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो उन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। आपने क्या किया, ऐसे सॉलिड्स जो हीट होने पे एक्सपैंड हो रहे हैं, जो एक्सपैंड हो रहे हैं, तो आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो आपने उनको एक्सपैंड होने से रोका। मैं फैलना चाह रहा हूं, कोई मुझे रोक रहा है, मैं फैलना चाह रहा हूं, कोई मुझे रोक रहा है, तो अब मैं दबा हुआ हूं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे और टेम्परेचर चाहिए, और एनर्जी चाहिए कि मैं जो मुझे दबा रहा है मैं उसको ओवरकम कर पाऊं, है ना। सो वैसे ही सॉलिड जो एक्सपैंड होता है, मैंने उसको प्रेशर डाल रहा हूं, जब मैं प्रेशर डाल रहा हूं तो बेचारा एक्सपैंड नहीं हो पा रहा। अब जब वो एक्सपैंड नहीं हो पा रहा तो मुझे उसे और हीट देनी पड़ेगी ताकि वो एक्सपैंड हो पाए, और अगर आप और हीट दोगे तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा रहे हो, इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट। आप और टेम्परेचर दे रहे हो उसको मेल्ट होने के लिए, समझ रहे हो। तो प्रेशर डालना मतलब आप उसकी नेचुरल प्रोसेस से उसको रोक रहे हो, तो वो और एनर्जी लेगा ओवरकम करने के लिए। क्लियर हुआ? आगे देखिए, दिस इज बिकॉज इंक्रीज इन प्रेशर ऑपोजिट एक्सपेंशन। वही स्टेटमेंट आ गया कि आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वो एक्सपेंशन को ब्लॉक करता है। क्लियर? आगे एग्जाम्पल, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एक वैक्स आती है, ठीक है। देन सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा, अगर आप इनके ऊपर प्रेशर डाल देते हो तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे, फॉर सॉलिड्स विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, जो हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या मेल्ट होने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंक्रीज इन द प्रेशर डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट। अब आप खुद सोचिए, वो पार्टिकल जो है, जो सब्सटेंस है, वो हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जब मैं पार्टिकल हूं, मुझे हीट किया जा रहा है, जैसे ही मुझे हीट करोगे मैं कॉन्ट्रैक्ट होने लगूंगा। अब अगर आप मुझ पे प्रेशर बढ़ाते हो तो मैं तो और आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, है ना। अगर आप मुझ पे प्रेशर बढ़ाते हो तो मैं हीट होने पे धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, अगर आप मुझ पे प्रेशर डाल दोगे तो मैं जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होऊंगा, और मैं जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होऊंगा तो मैं बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊंगा और मेरा मेल्टिंग हो जाएगी। तो आप खुद सोचो, यहां देखो वो भी लिखा भी हुआ है, फॉर सॉलिड्स विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, जो मेल्ट होने पे सिकुड़ते हैं, अगर आपने उन पे प्रेशर डाल दिया तो वो जल्दी सिकुड़ जाएंगे, तो वो कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएंगे, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अगर वो 5 डिग्री पे मेल्ट हो रहा होगा तो वो 3 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगा, 2 डिग्री पे हो सकता है 0 डिग्री पे भी मेल्ट हो जाए अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, क्योंकि उसको उतनी एनर्जी ही नहीं देनी पड़ेगी, हमें थोड़ी सी एनर्जी दी, बाकी काम तो प्रेशर ने कर दिया। थोड़ी सी एनर्जी दी, बाकी काम प्रेशर ने कर दिया, है ना। तो प्रेशर ने क्या किया, प्रेशर ने दबाया मुझे, मैं जल्दी सिकुड़ गया। जब मैं जल्दी सिकुड़ गया तो मुझे ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ा। क्लियर हुआ? आगे एग्जाम्पल, आइस, कास्ट आयरन, ब्रास एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल्स हैं जो हीट करने पे सिकुड़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज। अब एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज टू अ सॉलिड डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट। आपने इंप्योरिटी ऐड कर दी, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा ऑफ द सॉलिड, देयर बाय अलाउइंग द सब्सटेंस टू मेल्ट एट अ लोअर टेम्परेचर। अगर आप कोई इंप्योरिटी डाल देते हो तो आप पता है एक तरीके से क्या कर रहे हो, आप उसके प्रेशर को कमजोर बना रहे हो। क्या होता है जनरली, ये कोई सॉलिड है
ओके इसे मेल्ट होना है लिक्विड में, मेल्ट होना है मतलब इसके पार्टिकल्स को दूर दूर जाना है, पार्टिकल्स को दूर दूर जाना है मतलब जो प्रेशर एटमॉस्फेयर का पड़ रहा है उस प्रेशर को ओवरकम करके जाना है। मुझे भाई यहां से भी एटमॉस्फेयर ने दबा रखा है, इधर से भी एटमॉस्फेयर ने दबा रखा है, ऊपर से भी एटमॉस्फेयर ने दबा रखा है। अब अगर मुझे फैलना है तो मैं क्या करूं, ताकत लगाऊं, सबको दूर करूं, है ना, दूर करूं। बट अगर मुझ में इंप्योरिटी डाल रखी है तो अब ध्यान से देखना, अगर मुझ पे इंप्योरिटी डाल रखी है तो क्या होगा, मुझ में इंप्योरिटी डली हुई है, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर लगा नहीं पाऊंगा, बहुत आसानी से मेरे को जरा सा हीट देके आप मुझे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके सो क्या हुआ है, एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज टू अ सॉलिड, मैंने इंप्योरिटी डाली, अब क्या हुआ, मेरा आपने प्रेशर तो एक तरीके से रिड्यूस ही कर दिया, तो मेरे मेल्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाऊंगा, मैं जरा सा टेम्परेचर मुझे दिया और मेरे पार्टिकल्स बिखर जाएंगे। एक चीज और, अब मुझे में आपने क्या करके रखा हुआ है, इंप्योरिटी डाल रखी है, तो इंप्योरिटी डालने के कारण जो मेरे दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स था ना, अब मेरा यह हिस्सा समझ लो इससे जुड़ा हुआ है। अगर मुझे किसी को धकेलना है तो इसकी ताकत जान से साथ में लगानी पड़ेगी। मेरे अंदर किसी ने इंप्योरिटी डाल दी तो क्या हुआ, मेरे इस हिस्से और इस हिस्से के बीच में कोई चीज अटक गई है। अब मैं उतनी ताकत से तो उससे चिपक नहीं, मतलब मेरा ये हिस्सा इतनी ताकत से तो इससे जुड़ा नहीं हुआ है, कमजोर हो गया है। तो जब मेरा ये दो पार्ट्स कमजोर हो गए क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, इंप्योरिटी डली है, वैसे ही आइस के साथ होता है। आइस के साथ आपने क्या किया, आइस जमाई, उसमें आपने सॉल्ट डाल दिया। अब सॉल्ट क्या करेगा, आपके वाटर के पार्टिकल्स के बीच बीच में जाके बैठ जाएगा। तो दो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाके एक सॉल्ट बैठ गया, इस सॉल्ट ने इन दो वाटर पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर कर दिया क्योंकि वो तो बढ़िया आराम से बैठा हुआ है ना। क्या हुआ, ये एक दोस्त था, ये एक लड़का था, ये दो दोस्त थे, इनके बीच में एक और जन आ गया, तो इसने क्या किया, इन दोनों के बॉन्ड को कमजोर कर दिया। तो अब जरा सी अगर आप सोचो, अब मैं जरा सी जाके इसको शिकायत कर दूं, इस ए को मैं शिकायत कर दूं कि ए बी ने तुम्हारे लिए कुछ बोला है, ए तो मान जाएगा और बोलेगा मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों, क्योंकि इसने आके इनके बॉन्ड को बिगाड़ दिया, है ना। वैसे ही अब अगर मैं बात करूं आइस की, तो आइस के वाटर के दो पार्टिकल्स के बीच में सॉल्ट आके बैठ गया, अब वो इस वाटर पार्टिकल को इससे बॉन्ड नहीं बनाने दे रहा, मैंने जरा सी हीट दी, वाटर पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, हो गया मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस। मुझे ज्यादा हीट भी नहीं देनी पड़ी उसे मेल्ट कराने के लिए, जरा सी हीट में पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, तो दोस्ती कमजोर पड़ गई, वो मैंने कर दिया। इसीलिए इंप्योरिटी ऐड करने पे मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस होता है। ये दोस्ती यारी वाला कंसेप्ट याद करना, तुम लोग को जल्दी समझ आ जाता है। ओके ए एक दोस्त है, बी एक दोस्त है, ये जो बीच में सी था वो आ गया, सी के आने से इन दोनों में दोस्ती कम हो गई। मैंने ए से जाके सी की थोड़ी सी चुगली कर दी और ए ने बी को बोला तुम तो जाओ, तो मैं क्या था, मैंने यहां पे हीट दी। ये आइस के पार्टिकल्स हैं, ग्रीन वाला सॉल्ट है, कोई इंप्योरिटी है जो मैंने पानी में डाल दी है, अब वो अच्छी खासी उसकी आइस बनी हुई थी, मैं हीट हूं, मैंने जरा सी हीट दी, ए और बी अलग, तो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। आगे एग्जाम्पल, रोजेस मेटल एन एलॉय ऑफ टिन, लेड एंड बिस्मथ। Melting point of Rose's metal is 94.5 degrees Celsius. Melting point of lead, melting point of Sn and melting point of bismuth. बाकी सबके melting point ज्यादा हैं, बट आप रोज मेटल का मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना कमजोर है। तो मैंने इंप्योरिटी, अब भाई किसी भी एक मेटल के लिए अगर मैं उसमें कोई दूसरा मेटल मिला रहा हूं, इसका मतलब इंप्योरिटी मिला रहा हूं, है ना। भले ही ऐसे तो मिट्टी वाला पानी रहता है, बट पानी में अगर मैं मिट्टी डाल दूं इसका मतलब इंप्योरिटी है ना। तो इसका मतलब भले ही रोजेस मेटल बनता है, बट अगर मैंने लेड में ये मेरा Sn और Bi मतलब है ना, मैंने ये दो मेटल्स को डाल दिया उसके साथ में, तो क्या किया, एक तरीके से इंप्योरिटी का काम करेगा। तो पहले देखो कितना कितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट था, मगर तीनों को मिलाते ही मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो गया। सो इफ यू ऐड इंप्योरिटी, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूसेस। ये एक एग्जाम्पल है उसका। ओके सो लेड, टिन और बिस्मथ, ये तीन मेटल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, वापस से लिक्विड को
सॉलिड बनाना। यहां पे हम लोग सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पे वर्ड फ्रीजिंग लिखा हुआ है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इट इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग में जो मैंने जितनी कोशिशें की थी वो कोशिशें मुझे यहां उल्टी करनी पड़ेंगी, तब जाके लिक्विड से सॉलिड बनेगा। ओके, सो दिस इज कैरीड आउट बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम द लिक्विड एनर्जी। इसमें जितनी हीट है, इसमें जितनी हीट है, अगर मैं उस हीट को निकाल दूं तो ये लिक्विड सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि लिक्विड में हीट होना मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स का मूव होते रहना। अब आपने वो हीट ले ली तो मूवमेंट बंद हो गया, पार्टिकल्स पास आ गए, सॉलिड में कन्वर्जन हो गया। ओके, नाउ when a substance in the liquid state is subjected to cooling, heat is extracted from the liquid। अगर किसी सब्सटेंस को मैं कूल करता हूं तो एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं, उसमें से हीट को निकाल रहा हूं। अगर मैं किसी सब्सटेंस को ठंडा कर रहा हूं, कूल कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तरीके से मैं उसके अंदर से हीट को निकाल रहा हूं, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस विच रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिड्यूस होती है तो टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी को कम करो, टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी कम बढ़ जाएगी। ओके, देन ऑन रीचिंग अ सर्टेन टेम्परेचर, further extraction of heat from the liquid results in decrease in the potential energy instead of decrease in kinetic energy। अगर आपको याद हो तो हमने यही पढ़ा था कि थोड़ी सी हीट देते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बट अगर और हीट दोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती जाएगी, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, थोड़ी सी हीट अगर आप लेते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी कम करती है, बट और हीट अगर आप लोगे तो अब वो काइनेटिक एनर्जी को कम नहीं करेगी, अब वो उस सब्सटेंस में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को निकालती जाएगी। थोड़ी हीट दी, काइनेटिक एनर्जी भरी, बाकी हीट दी, पोटेंशियल एनर्जी भरी। वैसे ही थोड़ी सी हीट ली तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, बट और हीट लेना है तो अब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी कम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो एक तरीके से हम ओवरऑल एनर्जी को कम कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now, decrease in potential energy leads to the increase in intermolecular force of attraction। अगर potential energy कम होगी तो अब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। पहले पोटेंशियल एनर्जी थी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो रहा था, अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है और पार्टिकल्स पास पास आके चिपकते जा रहे हैं। ओके, एंड हेंस डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, और इंटरमोलिकुलर स्पेस रिड्यूस हो जाता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ता है तो पार्टिकल्स पास पास आते हैं और उनके बीच का स्पेस खत्म हो जाता है। Okay, then hence the molecular arrangement of the liquid changes to that of solid, और molecular arrangement जो है वो liquid से solid में पूरी तरीके से change हो जाता है। ठीक है, the temperature at which the liquid converts into solid at atmospheric pressure is called freezing point of the liquid। अब क्या होता है भाई, ऐसा एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है at atmospheric pressure, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। अभी तक जो हम करा रहे थे वो मेल्टिंग करा रहे थे, ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड से लिक्विड बन जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, और ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड से सॉलिड बन जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर उतना ही लगा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं the factors that affect the melting point of a substance also affect the freezing point। अब कोई ऐसा फैक्टर जो मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट कर रहा है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट को भी अफेक्ट करेगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव द एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज टू द सॉलिड्स। अगर हम किसी सॉलिड में इंप्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं, अगर हम किसी सॉलिड में इंप्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट में एक डिक्रीज आता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट में एक डिक्रीज आता है। ठीक है, हमने ये चीज देखी थी। सो इंप्योरिटीज टू द सॉलिड डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। ओके, नाउ एट द सेम टाइम डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड टू सम एक्सटेंट। अगर वो मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर रहा है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट को भी रिड्यूस करेगा कुछ हद तक। ओके, वो फ्रीजिंग पॉइंट को भी रिड्यूस कर देगा कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि जब आपने अगर उसमें इंप्योरिटी डाल दी है तो अब वो प्रेशर वाली जो बात थी ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रेशर देने वाला, तो वो प्रेशर भी तो रिड्यूस हो गया है क्योंकि सॉल्ट बीच में बैठा है। वाटर धक्का मार सकता है, मतलब
आइस के पार्टिकल्स हैं जो, वो आइस के पार्टिकल्स समझ लो आइस में इस तरीके से अरेंज्ड हैं, और बाकी जगह पे क्या हुआ है, बाकी जगह पे बीच बीच में सॉल्ट आके बैठ गया। मैंने सॉल्ट मिला दिया था इंप्योरिटी के नाम पे। अब धक्का किसको मारना है, एटमॉस्फेयर को। इस तरीके से ये मार रहा था धक्का, बट अभी क्या हुआ, आइस और एटमॉस्फेयर एक दूसरे को बैलेंस बना के प्रेशर लगा रहे थे। एटमॉस्फेयर ऊपर से प्रेशर लगा रहा था, आइस नीचे से प्रेशर लगा रहा था, बट अब आइस का प्रेशर कमजोर पड़ गया इन सॉल्ट के पार्टिकल्स के कारण, पड़ गया कमजोर। तो बड़े आराम से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जल्दी दबा देगा इसको और कन्वर्ट कर देगा इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग का मतलब यही होता है। तो क्या हुआ, हमने एक लिक्विड लिया, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, फ्रीजिंग करानी है, तो ये लिक्विड है मेरे पास, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच बीच में ये सॉल्ट डला हुआ है। अब क्या हुआ, अभी तक लिक्विड सब जगह पे प्रेशर लगा रहा था, लिक्विड हर जगह प्रेशर लगा रहा था, अब सॉल्ट ने आके उसके प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। तो जैसे एटमॉस्फेयर उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, लिक्विड बहुत जल्दी दब जाएगा और आइस बन जाएगा बहुत कम टेम्परेचर पे, क्योंकि जरा सा आपको हीट लेना है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना ताकत तो लगा ही रही है। ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना ताकत लगा रही है और लिक्विड की ताकत कम हो गई है। कैसे लिक्विड की ताकत कम हो गई है, क्योंकि बीच बीच में से सॉल्ट आ गया है, बैठ गया है सॉल्ट आके, ठीक है। तो इसने लिक्विड की पावर को कमजोर कर दिया है। तो बड़ी जल्दी फ्रीजिंग हो जाती है, बहुत जल्दी फ्रीजिंग हो जाती है इफ यू हैव एडेड इंप्योरिटीज। इसको आप और अच्छे डिटेल में जब 12th क्लास का सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So we have done the decrease in the melting point of the solid, at the same time decreases the freezing point. हमने ये कर लिया है। The above principle can be used in the preparation of freezing mixtures. A mixture of 3 parts of ice and 1 part of common salt is called freezing mixture, which is used to produce a lower temperature of -21 degree Celsius. अगर आप 4 हिस्सों में 3 हिस्से आइस के ले लो और 1 हिस्सा सॉल्ट का ले लो, तो आप एक फ्रीजिंग मिक्सचर तैयार कर लेते हो, और ये -21 डिग्री सेल्सियस से भी कम का टेम्परेचर प्रोड्यूस कर देता है। Okay, so this kind of mixture can produce a temperature even lower than -21 degree Celsius. Why? क्योंकि आपने उसमें impurity salt को add करके उसके freezing point को reduce कर दिया है। Clear हुआ? Freezing mixtures are used for the preservation of food items, especially perishable such as फिश एंड मीट। पेरिशेबल मतलब समझते हो, जो बहुत जल्दी खराब हो जाए। तो फिश और मीट जैसी चीजों को स्टोर करके रखा जाता है। आपने देखा होगा जो सुपरमार्केट्स होते हैं वहां पे आपको फिश और मीट भी वहां फ्रीजर्स में रखा हुआ सामने डिस्प्ले पे दिख जाएगा। ओके, तो इनको आप सेव करने के लिए क्या करते हो, -21 डिग्री सेल्सियस से भी कम के टेम्परेचर पे इन्हें सेव करते हो। और आप ये टेम्परेचर कैसे ला सकते हो, पानी में इंप्योरिटी ऐड कर दो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। जब अभी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट ये था प्योर पानी का, तो वो फ्रीज होते 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 यहां तक पहुंचता था। अब मैंने उसके फ्रीजिंग पॉइंट को इतना कर दिया है सॉल्ट ऐड करके, तो अब वो और नीचे तक टेम्परेचर चला जाता है। तो इस तरीके से, इस मेथड से आप लोअर टेम्परेचर्स को भी ऑब्टेन कर सकते हो। ओके, सो जस्ट गो थ्रू द स्लाइड एंड आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वी हैव द इंटरकन्वर्जन बिटवीन द लिक्विड्स एंड गैसियस स्टेट, दैट इज वेपराइजेशन। इसका मतलब हम अब क्या करने वाले हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो चीजें हम अभी तक अप्लाई कर रहे थे उसी को यहां पे अप्लाई करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है, स्पेस इंक्रीज कर देना है। ओके, अट्रैक्शन को क्या करना है, अट्रैक्शन को आपको कम कर देना है, डाउन कर देना है। ठीक है, ये दो चीजें आप कर दो, आपका काम हो जाएगा, आपको लिक्विड से गैस मिल जाएगा। क्योंकि अट्रैक्शन लिक्विड बनाया हुआ है, अट्रैक्शन खत्म कर दोगे वो दूर दूर हो जाएगा तो गैस बन जाएगा। वैसे ही स्पेस इंक्रीज करना है, तो स्पेस इंक्रीज और अट्रैक्शन कम करना आप कैसे कर सकते हो, आप हीट दे दो लिक्विड को। आप जैसे ही लिक्विड को हीट दोगे तो लिक्विड उस हीट को अब्सॉर्ब करेगा और अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, उसके पार्टिकल्स तेजी से हिलने लगे हैं, जगह से मूव करने लगे हैं, दूर दूर होने लगे हैं। अब
और हीट अगर आप देते हो तो अब वो हीट काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाएगी, अब वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पार्टिकल्स में स्टोर हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था कि भाई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पार्टिकल्स में स्टोर हो रही है। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पार्टिकल्स में वो स्टोर हुई और तो जो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर पड़ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी भरी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हुआ, यही हमें चाहिए था और लिक्विड हमारी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो देखते हैं हमारा टेक्स्ट क्या बोलता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू द गैसियस स्टेट, दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ओके, व्हेन द लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू हीटिंग, लिक्विड को अगर आप हीट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस विच रिजल्ट इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इससे टेम्परेचर बढ़ने लगा। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर there is no further increase in the kinetic energy of molecules, अब kinetic energy के of molecules में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। the heat energy supplied increases the potential energy, अब जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो ना वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने लग गया है, और पोटेंशियल एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ये हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि थोड़ी एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और एनर्जी दी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, जिसने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया। ओके, डिक्रीजेस। नाउ द मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट एंड द सब्सटेंस पासेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। वो चीज मैंने आपको यही समझा दी थी कि अब आप जैसे ही आप पोटेंशियल एनर्जी उसमें भरते हो तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगते हैं और लिक्विड से गैस में मेरा स्टेट पास ऑन हो जाता है। क्लियर हुआ? आगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग, इसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस टेक्स प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड जो है उसे नहीं भूलना, याद रखना। किसी भी स्टेट चेंज में आप बोल रहे हो मैं हीट दे रहा हूं तो लिक्विड गैस बन रहा है, बट ये जरूर बोलना एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे नहीं भूलना, आधा नंबर सीधा सीधा कट जाएगा। ठीक है, और अगर टीचर को और परफेक्ट आंसर चाहिए होगा, उन्होंने सोच कर रखा होगा नहीं देना, तो पूरा नंबर भी कट सकता है। ओके, सो ये हमारा हुआ वेपराइजेशन का एक ओवरव्यू। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन से फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं इसको, चलिए वो देखते हैं। सो सबसे पहला दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बहुत ही शानदार एक फैक्टर है ये, जो हर जगह अपनी नाक डाल देता है। वहां पे फ्रीजिंग में भी अपनी नाक डाल दी थी इसने, उसके बाद उसने मेल्टिंग में भी अपनी नाक डाल दी थी, अब यहां वेपराइजेशन में भी अपनी नाक डालने के लिए आ गया। कौन? ये प्रेशर। प्रेशर क्या करेगा, मैं एक लिक्विड हूं, ठीक है, मुझे बनना है गैस, तो इसका मतलब मुझे खुद के पार्टिकल्स को दूर दूर करना है, बट प्रेशर क्या कर रहा है, प्रेशर लगाना शुरू किया तो उसने मुझे दबाया। अब जब उसने मुझे दबाया तो मैं क्या करूंगा, मुझे और एनर्जी चाहिए ताकि मैं इस प्रेशर को दूर कर पाऊं और गैस में कन्वर्ट हो पाऊं। तो ध्यान रखना, आप अगर जैसे फिर मुझे समझ लो कि मैं लिक्विड हूं, मुझ पे प्रेशर लगाया जा रहा है, अगर मुझे गैस बनना है तो इस प्रेशर को ओवरकम करने जितनी एनर्जी मुझे चाहिए, अगर इस प्रेशर को मैं ओवरकम करूंगा तभी गैस बन पाऊंगा। तो अगर आप किसी लिक्विड पे प्रेशर बढ़ाते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। मैं लिक्विड हूं, मुझ पे प्रेशर बढ़ा तो मैंने क्या किया, मुझे और एनर्जी चाहिए, मैं और हीट लेना शुरू करूंगा और मैं धकेल के उसको गैस बन जाऊंगा। नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को इतनी एनर्जी मिल जाती है, बट मैंने 100 डिग्री पानी के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगा रखा है। अब मैंने प्रेशर ज्यादा लगा रखा है तो 100 डिग्री पे पहुंचने के बाद भी वो धक्का नहीं दे पा रहा एयर को, तो अब वो क्या करूंगा, मैं उसको थोड़ा और टेम्परेचर दूंगा। हो सकता है मुझे और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ जाए। जैसे ये टेम्परेचर पहुंचा, पानी को इतनी एनर्जी मिल गई है कि अब वो उस प्रेशर को धक्का देके और गैस बन सकती है। तो ऑन इंक्रीजिंग ध् प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्लियर हुआ? ये है यहां पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एंड ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए जो हम लोग के हिल स्टेशन होते हैं ना, पहाड़ी इलाके, आप पहाड़ी इलाकों में जाओ, वहां पे आपको कुकिंग में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। क्यों? एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अर्थ के सरफेस पे ज्यादा होती है। हम गए हैं हिल स्टेशन पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे क्या, एयर की डेंसिटी कम है, एयर की डेंसिटी कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो क्या है,
थोड़े ही टेम्परेचर में पानी में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो इसको हटा सके, कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पुश करके और गैस बन जाए। तो अब आप समझ लो, आपका पानी अगर 90 डिग्री पे ही बॉईल हो जा रहा है पहाड़ों पे, बट आपको पानी को उबाल तो देना पड़ेगा ना अच्छी सब्जी बनाने के लिए, सब्जी को पकाने के लिए। तो अब मैं क्या करूं, 100 डिग्री तक मेरा पानी पहुंचता ही नहीं है, वो तो 90 ही डिग्री पे बॉईल हो जाता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए वहां पे खाना प्रेशर कुकर्स में पकाया जाता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, हम ऊपर से ढक्कन लगाते हैं, गैस जलाते हैं। अब जैसे ही हीटिंग होती है, हीटिंग होती जा रही, ढक्कन जो है वो प्रेशर लगाया हुआ है सबके ऊपर, वेपर्स को बनने दो और बनने दो और बनने दो, तो टेम्परेचर राइज होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ढक्कन ने सबको रोक के रखा हुआ है, ज्यादा प्रेशर नहीं बनने देगा। ढक्कन जो कुकर का ढक्कन है उसने रोक के रखा हुआ है सबको, प्रेशर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, मगर वो ज्यादा कन्वर्जन नहीं होने दे रहा लिक्विड का वेपर में। तो अब लिक्विड उबलता रहेगा, हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, बढ़िया खाना पक जाएगा, खा सकते हो आप। बट खुले में नहीं पकाना। ढक्कन और भगोने में अगर वहां दाल पकाओगे ना, बहुत टाइम में पकेगी, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं पहुंचता ना इतना। क्यों? ठंड है वहां, इसलिए टेम्परेचर नहीं पहुंचता, वहां प्रेशर कम है। तो कम प्रेशर होने के कारण कम टेम्परेचर में वाटर के पार्टिकल्स में इतनी ताकत आ जाती है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को धक्का दे दें। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे, इन द प्रेशर कुकर वाटर इज सब्जेक्टेड टू हीटिंग इन अ क्लोज्ड वेसल इन कन्फाइंड स्पेस। ये वही चीज बोल रहे हैं जो मैंने अभी समझाया है। द स्टीम जनरेटेड इन फिक्स्ड वॉल्यूम इंक्रीजेस द प्रेशर बियॉन्ड द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो जो प्रेशर कुकर है ना, वो नॉर्मल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का होता है उससे भी ज्यादा प्रेशर डेवलप कर देता है। तो उसके कारण आराम से कुकिंग होती रहती है, और उबलेगा और उबलेगा और ताकत लगाएगा। बहुत ज्यादा देर तक के लिए भी नहीं उबाल देना, कुकर फट जाता है। बहुत ज्यादा देर तक के लिए भी नहीं उबालना, कुकर फट जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। इसीलिए भाई उतना ही उबालो उसको जितना खाना पकने की जरूरत है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज, अगर कहीं भी कोई डाउट आता है ना, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ दीजिए, मैं 200% आपके डाउट का वहां पे रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल वहां पे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। कोई समझ नहीं आ रहा, आप टाइम को टैग करके वहां पे डाल दो कि सर इसको समझा दीजिए, मैं बिल्कुल उसको आपके डाउट को एक्नॉलेज करूंगा और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा एक आध दिन हो जाए, क्योंकि एक साथ कमेंट्स आ जाते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको विद इन 1 डे उस पर रिस्पॉन्स देके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा 100%, 200%। ओके, चलिए आगे। सिंस द एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेस बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो कोई नई चीज आ गई। ये नई चीज हमारे, अच्छा चलो, प्रेशर कुकर की है, क्योंकि प्रेशर कुकर में बहुत प्रेशर है कुकर में, तो इसलिए 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है वाटर को बॉइल होने के लिए। ओके, द टेम्परेचर ऑफ कुकिंग मीडियम इज ग्रेटर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, देयरफॉर फूड गेट कुक्स एट अ फास्टर रेट एंड सेव्स टाइम एंड फ्यूल। अब आप वही अगर ढक्कन खोल के खाना पकाओगे तो पानी उड़ता चला जाएगा, इतना सा पानी बचेगा, फिर पानी डालना पड़ेगा, फिर वो हीट होगा। बट कुकर में क्या होता है, कुकर प्रेशर बना के रखती है, तो कम टाइम में आपका बहुत अच्छा खाना बन जाता है। ठीक है, सो इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। आगे, इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज। चलिए, अब इंप्योरिटीज का इफेक्ट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, है ना, एक बढ़िया सा शानदार सा हमने बीकर ले लिया। चलो आगे, अब हम इसमें बनाते हैं वाटर। ये मैंने भाई वाटर बना दिया। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स बना दिए नॉर्मली, ये मैंने नॉर्मली वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं। ओके, अब क्या होता है, जब आप हीटिंग करते हो तो ये वाटर के सारे जो पार्टिकल्स है ना, ये ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं। किसके ऊपर? एटमॉस्फेयर के ऊपर। ये प्रेशर लगाना शुरू कर चुके हैं और एटमॉस्फेयर भी इनके ऊपर पलट के प्रेशर लगा रही होती है। इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अब एटमॉस्फेयर का इतना प्रेशर है और नीचे से लिक्विड का इतना प्रेशर है। देखो, दोनों साइड पे प्रेशर बराबर हो गया तो बॉइलिंग शुरू हो जाती है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या हो रहा है, नॉर्मल टाइम पे 100 डिग्री पे ये काम चल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस में। अभी बिल्कुल साफ पानी लिया है मैंने, बट अब अगर मैंने इंप्योरिटी डाल दी, इसका मतलब चलो मैं नमक डाल देता हूं। नमक भी पानी के लिए इंप्योरिटी है। नॉर्मली पानी में नमक नहीं मिलता, समुद्र के पानी की बात अलग है, बट वाटर मीन्स H2O and anything what you add other than H2O in that is an impurity for water। तो पानी के लिए अगर आप उसमें कोई और चीज डाल रहे हो तो वो इंप्योरिटी होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया
H2 NaCl नमक। तो चलो हम बीच बीच में से पानी के पार्टिकल्स को कम करके और इसमें नमक मिला देते हैं, है ना। चलो, तो ये बीच बीच में मैंने इसमें नमक डाल दिया। अब देखो, अब अगर आपने नमक डाला है तो ऐसा तो है नहीं कि पानी के पार्टिकल्स ही ऊपर की जगह घेर के रखेंगे, नमक के पार्टिकल्स भी तो हैं जो घुल गए हैं, वो भी तो मॉलिक्यूल्स जगह को घेरेंगे। तो अब पानी तो ठीक है ये है, बट पहले जितना पानी था अब उतना नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको इन हिस्सों को हटा देते हैं यहां से। ठीक है भाई, चलो अब मेरा प्रेशर कितना बचा, देखो सिर्फ इतना प्रेशर बचा, बाकी जगह पे तो नमक आ गया है ना, बाकी जगह पे तो सॉल्ट आ गया है, और हम अपने पानी को भी पूरा बना लें। ये हमारा पानी है। अब देखो, ये नमक के पार्टिकल्स हैं और ये हमारे पानी के पार्टिकल्स हैं। पहले जितना प्रेशर था वो पानी ही पानी के पार्टिकल्स थे ऊपर, तो सब मिलके धक्का लगा रहे थे। अब मैंने इधर से वो आर्मी कम कर दी तो धक्का धक्का लगा रही थी, तो अब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी तो 100 डिग्री पे पानी बॉईल हो जा रहा था, अब क्योंकि धकेलने वाले कम हो गए हैं तो मुझे 101, 102, 103 डिग्री पे जाके कहीं इतनी ताकत मिली इन्हें कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर पाए। तो देखो क्या बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, किसके डालने पे बढ़ गया, इंप्योरिटीज। सो व्हेनेवर यू ऐड इंप्योरिटीज, जब भी आप इंप्योरिटी को ऐड करते हो, आपके पानी का बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऊपर के सरफेस की जगह ये पार्टिकल्स भी घेर लेते हैं इंप्योरिटी के। तो अब जितनी जितनी जगह इंप्योरिटी के पार्टिकल्स बैठे हुए हैं उतनी उतनी जगह ब्लॉक हो गई। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट, एक पॉइंट में यहां ऐड कर दूं, एक मिनट ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से कान खोल के, कि आपकी इंप्योरिटी जो है ना, जो आपकी इंप्योरिटी है ना जो आपने ऐड करी है, वो क्या होनी चाहिए नेचर में, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब समझते हो आप, वॉलेटाइल का मतलब वो जो जल्दी इवेपोरेट हो जाए। परफ्यूम, डिओड्रेंट, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, सैनिटाइजर जल्दी उड़ते हैं, हाथ में लगाया उड़ गए। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जो उड़ते ही ना हो। तो नमक ऐसा है जो रख दोगे तो उड़ेगा नहीं, समझ रहे हो। तो नमक को आपको इंप्योरिटी ऐसी डालनी है जो नॉन वॉलेटाइल हो। भाई वॉलेटाइल होगी तो वो भी तो वेपर बनाने लगेगी। वॉलेटाइल इंप्योर, अब मैंने पानी में पेट्रोल डाला, पेट्रोल तो वॉलेटाइल है, वो उड़ने लगेगा, है ना, तो वो तो वॉलेटाइल है, तो वो भी अपने वेपर्स देगा, पानी भी अपने वेपर्स देगा। बट अगर आपको ये चीज करानी है ना कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है, तो आपको ऐसी इंप्योरिटी डालनी पड़ेगी जो नॉन वॉलेटाइल हो। इसीलिए एक एप्लीकेशन बताता हूं, अंडा बॉईल करते हैं, तो अंडा बॉईल कैसे किया जाता है, अंडे को बॉईल होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए है। तो अगर आप उसमें आधा भगोना भर के पानी डालोगे ना और उसमें 2 अंडे डाल दिया बॉईल होने, तो बिना नमक के, तो थोड़ी देर में पानी इतना सा ना धीरे 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 कम होने लगेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पहुंच रहा है, पानी वेपर बन रहा है, अंडा मेरा बॉईल ही नहीं हो पा रहा अच्छे से। पर अब मैंने क्या किया, उसमें 1 चुटकी नमक डाल दिया। जैसे ही 1 चुटकी नमक डाला तो पानी में ऐड कर दिया इंप्योरिटी। अब 100 डिग्री से ज्यादा लग जाएगा पानी को बॉईल होने में और मेरे अंडे आराम से बॉईल होंगे। इसी कारण अंडे को बॉईल करने के टाइम जल्दी बॉईल अगर उसको करना है अच्छे से, आप उसमें 1 चुटकी नमक डाल दो, बहुत बढ़िया तरीके से अंडा बॉईल हो जाएगा, आपका फ्यूल भी कम वेस्ट होगा। आपने हीट किया, जल्दी 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 टेम्परेचर राइज होगा, क्योंकि नमक डला हुआ है तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, तो जहां 100 डिग्री पे पानी को बॉईल हो जाना था वहां वो 103 या 104 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, और अंडे को भी ज्यादा टेम्परेचर मिल गया। वरना अभी क्या होता था, पानी वेपराइज होने लगता था और पानी उड़ जाता था, फिर मुझे और पानी डालना पड़ता था ताकि मेरे अंडे डूबे रहे उसमें बॉईल होने के लिए। समझ गए, ये करके देखना अगर नहीं किया हो, या अगर आपने किया होगा तो उसके पीछे का लॉजिक ये है। क्लियर हुआ। सो ये इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी होता है। आगे बढ़ते हैं। Then we have evaporation. Now evaporation में भी वेपर्स बनते हैं, बट evaporation और boiling में एक डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। Okay, so let's talk about evaporation first. Evaporation means conversion of liquid to gas. ये भी liquid to gas है, but below boiling point of liquid, but below boiling point of
लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे अगर कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड से गैस में, उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। क्योंकि अभी जो बॉइलिंग हमने पढ़ी, बॉइलिंग में क्या हो रहा है, उसमें भी वेपर बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, बट वो बॉइलिंग पॉइंट पे बन रहा है, ध्यान रखना। ओके, सो मैं उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं कि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। अगर इस बॉइलिंग पॉइंट पे या उससे ऊपर वेपर्स बनते हैं तो उसको हम लोग प्रोसेस का नाम देते हैं बॉइलिंग। बट अगर वही वेपर का फॉर्मेशन, लिक्विड से गैस होना, वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी टेम्परेचर पे हो रहा हो तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। क्लियर हुआ? लाइक फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से गैस बन रहा है तो वो बॉइलिंग कहलाएगा। बट अगर 50 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 30 डिग्री पे लिक्विड से गैस बन रहा है तो उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलेंगे। होता है ना, जमीन पे भाई पानी फैल गया, अब जमीन पे पानी फैल गया, थोड़ी देर अगर आप उसे पोंछोगे नहीं तो अपने आप उड़ जाएगा, अपने आप उड़ जाएगा ना। वहां 100 डिग्री थोड़ी ना पहुंच गया टेम्परेचर जो वो लिक्विड से गैस बन गया, 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस बना, तो वहां पे इवेपोरेशन की प्रोसेस हुई है। और जो गैस पे आप पानी उबालते हो वो बॉइलिंग की प्रोसेस होती है, क्योंकि वहां टेम्परेचर राइज कराते हो आप, ठीक है, उसे बॉइल करते हो। सो बॉइलिंग इज एट बॉइलिंग पॉइंट एंड बिलो बॉइलिंग पॉइंट इफ द लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू गैस। इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर आपका लिक्विड गैस में बन रहा है तो वो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है। क्लियर हुआ? सो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अबाउट इवन विदाउट सप्लाइंग हीट एनर्जी टू द लिक्विड। In the liquid, the surface molecules possess higher kinetic energy. अब टेक्स्ट को देखने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं कि इवेपोरेशन होता कैसे है। देखिए क्या होता है कि फिर से हमने एक बीकर लिया, ठीक है, अच्छा सा बढ़िया सा एक बीकर लिया, उसमें हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। चलिए पानी भरते हैं उसमें, ये हमारा पानी भरा हुआ है। अब इसमें जो इसके सरफेस के पार्टिकल्स हैं, इन सरफेस के पार्टिकल्स में बाकी पार्टिकल्स से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। बाकी पार्टिकल्स तो क्या है, अंदर बैठे हुए हैं, बाकी पार्टिकल्स तो बल्क के अंदर है, बट सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं इनमें एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि दे आर एट द टॉप। और इसका एक और रीजन होता है, एक्चुअली क्या होता है, अंदर के जो पार्टिकल्स हैं ना वो एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहे हैं, हर जगह जगह से फोर्स लगा रहे हैं। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, नीचे फोर्स लगाते रहते हैं। तो किसी को यहां से फोर्स पड़ता है तो किसी को वहां से फोर्स पड़ता है। इससे क्या है ना, इनके फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, तो अंदर के पार्टिकल्स बैलेंस हो गए। बट जो ये सरफेस वाले पार्टिकल्स है ना, इन्हें नीचे से तो फोर्स लग रहा है, ऊपर से इन्हें कोई फोर्स नहीं लगता, ये फ्री होते हैं, तो इनके पास है ना अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। ऊपर खुला हुआ छत है तो भाई मैं तो उड़ना चाहूंगा और छत खुली हुई है तो, है ना। सो वैसे ही ये पार्टिकल्स भी हैं जो उड़ना चाहते हैं, इनको छत खुली मिल जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये एनर्जी ले लेते हैं अपने से नीचे वाले पार्टिकल से, नीचे वाले पार्टिकल से एनर्जी ले लेते हैं और उड़ते चलते हैं, ठीक है। तो ये उड़ते चलते हैं, ये उड़ते बने, ये हो गई इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या है, सरफेस से ही तो होता है। इवेपोरेशन यहां से थोड़ी ना हो सकता है, इवेपोरेशन यहां से थोड़ी हो सकता है, इधर से नहीं हो सकता, यहां दीवार है बीकर की, तो कहां से होगा, खुला कहां से है जगह, सरफेस से। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, ये चीज याद रखना, अभी कहीं ना कहीं ये कंटेंट में भी हो सकता है लिखा हो, हम देखेंगे। सो इवेपोरेशन मींस इट इज भाई, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस से पार्टिकल्स निकल निकल के इवेपोरेट होते हैं, आपको हीट करने की भी जरूरत नहीं है, आप तो रखा छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अपने आप जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी तो है, उड़ना वो चाह ही रहे हैं, नीचे से हीट लेते हैं, उड़ते बनते हैं, ठीक है। सो conversion of liquid to gaseous state can also be brought about without supplying the heat energy. क्यों? क्योंकि in the liquid the surface molecules possess high kinetic energy than the molecules in the bulk of the liquid. Due to this reason, the molecules break away from the force of attraction of the other molecules and go into a vapor state. तो ये molecules क्या करते हैं, अपने आजू बाजू के particles के force of attraction को तोड़ के और खुल के उड़ने चले जाते हैं, बिल्कुल खुल के उड़ने चले जाते हैं, यहां नीचे वालों को छोड़ के। क्लियर हुआ? दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, मैंने आपको बताया था, एंड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हो रहा है, मैं हीट थोड़ी कर रहा हूं, रखा है बीकर खुला, धीरे 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 वो उड़ता जाएगा। क्लियर हुआ?
आगे बढ़ते हैं। नाउ इन कंट्रास्ट टू बॉइलिंग, इवेपोरेशन इज कंसिडर्ड एज अ सरफेस फिनोमेना। मैंने आपको अभी बताया कि इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होता है। सिंस इट इज कन्फाइंड टू ओनली सरफेस मॉलिक्यूल्स, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स पे ही बंधा होता है, अंदर से नहीं होता कभी भी इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सरफेस से बंधा हुआ है, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर से खुले हैं, तो वो आराम से इवेपोरेट हो सकते हैं। जो नीचे बैठा पार्टिकल है ना, वो नहीं सोच सकता कि मुझे उड़ना है, आपको ऊपर आना पड़ेगा। जब आप ऊपर आओगे तो ही खुल के उड़ पाओगे। ठीक है, लाइफ में भी फॉलो होता है, साइंस में भी फॉलो होता है। ठीक है, एनीवेज इट इज ऑल्सो अ स्लो प्रोसेस टेकिंग प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होता झटके से मैंने खुला पानी रखा इवेपोरेट हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, आपने पानी खुला रखा है, धीरे 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 वो हीट एनर्जी लेगा इधर उधर से और उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्लो प्रोसेस। क्लियर? आगे, वेयर एज बॉइलिंग टेक्स प्लेस रैपिडली एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब इवेपोरेशन किसी फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता, जिस पे चाहे वो हो सकता है, बट बॉइलिंग एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है और उस फिक्स टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग जो होती है वो बल्क फिनोमिना है, वो पूरा बल्क में आपने देखना उथल पुथल हो जाएगी जब बॉइलिंग होगी। तो बॉइलिंग होगी तो क्या होगा, पूरे बल्क में उथल पुथल हो रही है और कन्वर्जन हो रहा है वेपर्स का, डेंस वेपर्स का कन्वर्जन हो रहा है, मुझे स्टीम दिख रही है निकलती हुई। इवेपोरेशन में कभी स्टीम दिखती है निकलती हुई? नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, आगे, वेपराइजेशन इज अ कॉमन टर्म एप्लीकेबल फॉर बोथ इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। मतलब बॉइलिंग के लिए भी आप वेपराइजेशन बोल सकते हो, इवेपोरेशन के लिए भी आप वेपराइजेशन बोल सकते हो। बस फर्क इतना है, वेपराइजेशन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन एट द बॉइलिंग पॉइंट इज बॉइलिंग। प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को कौन कौन अफेक्ट करता है? सबसे पहला आता है मेरा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। कैसे? मैंने एक गिलास पानी ले लिया, ओके, ये मेरा एक गिलास पानी है, मैंने उतना ही, मतलब समझ लो 100 ml मैंने ये केस ए में ले लिया, उसके बाद 100 ml ही मैंने एक खुले भगोने में ले लिया, उसके बाद 100 ml ही मैंने एक बड़े से टब में ले लिया। ओके, सो ध्यान से देखना क्या हो रहा है, इसमें 100 ml लिया, इसमें भी 100 ml लिया और इसमें भी 100 ml लिया। ये केस बी है और ये केस सी है ना? सो ध्यान से देखिए, केस ए में सिर्फ इतनी जगह है और इतने ही पार्टिकल हैं, 1 2 3 4। ये 4 पार्टिकल हवा के कांटेक्ट में है तो 4-4 पार्टिकल करके उड़ेंगे। इवेपोरेशन बी केस में सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा है जो खुला हुआ है, तो देखो यहां पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 पार्टिकल्स हवा के कांटेक्ट में है तो एक बार में 7 पार्टिकल उड़ेंगे। अब आप इसके कांटेक्ट में इधर देखो, ये 14 पार्टिकल है, तो ये एक साथ 14 पार्टिकल्स उड़ के निकल जाएंगे। होते ज्यादा है और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। यहां कम सरफेस एरिया है, कम एरिया कांटेक्ट में है एयर के, धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा। यहां ज्यादा है और यहां और ज्यादा है, पानी उतना ही है, यहां भी 100 ml, यहां भी 100 ml और यहां भी 100 ml। डिफरेंस क्या है, यहां सरफेस एरिया ज्यादा है, खुला हुआ ज्यादा है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा तेज इवेपोरेशन होगा। ठीक है, सो विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। रेट मतलब क्या होता है, स्पीड। ओके, सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का भी वही कंडीशन है। देखिए, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो भाई मेरे पास 3 बीकर्स हैं, तीनों बीकर्स में मैंने क्या किया है, सेम सरफेस एरिया रखा है। ये लो, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। ठीक है, दिस इज 100 ml, दिस इज 100 ml, इवन दिस इज 100 ml। ये केस ए है, ये केस बी है और ये केस सी है। अब मैंने क्या किया है, एक को मैंने रख दिया 50 डिग्री पे, एक को मैंने रख दिया 60 डिग्री पे और एक को मैंने रख दिया 70 डिग्री पे। अब आप खुद देखो, तीनों में मैंने बराबर सरफेस एरिया पे बराबर पानी लिया है। एक को 50, एक को 60 और एक को 70 डिग्री पे रखा है। 50 डिग्री की हीट दोगे तो पार्टिकल्स में उतनी एनर्जी आएगी। 60 डिग्री की लोगे, अगर आप 60 डिग्री की हीट देते हो तो वो ज्यादा एनर्जी है, अगर 70 डिग्री की देते हो तो उसमें और ज्यादा एनर्जी है। तो जितनी ज्यादा हीट आप दोगे उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। गर्मियों के दिन में अगर जमीन पे पोंछा लगता है, अगर पोंछा लगाया है तो वो जल्दी उड़ जाता है। बारिश के टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है, ठंड के टाइम पे और मुश्किल होता है।
जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है उतना ही टाइम लगेगा सूखने में, है ना। सो सेम चीज यहां पे हो रहा है। क्या हो रहा है, 50 डिग्री में कम एनर्जी, 60 पे और ज्यादा, 70 पे और ज्यादा। तो जितनी एनर्जी आप दोगे उतना जल्दी जो आपका पार्टिकल्स है वो इवेपोरेट होंगे। ओके, सो विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, उमस। ठीक है, उमस मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर भरे हुए हैं, ठीक है। जैसे अभी बारिश का टाइम है, तो बारिश के टाइम में क्या है भाई कि बारिश के टाइम में रेट ऑफ जो हमारा कपड़े सूखने की प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है। क्यों, ऑलरेडी हवा में बहुत वाटर वेपर है। अगर आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, आप और खाना नहीं खा सकते, आपको लगी हुई थाली में भी खाना छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम एयर की बात करें तो एयर में ऑलरेडी बहुत सारा वाटर वेपर है। अब इतना वाटर वेपर ऑलरेडी उसमें है तो वो और कहां से लेगी, ऑलरेडी उसमें बहुत सारा वाटर वेपर है तो वो वाटर वेपर और कहां से लेगी। तो इस वजह से रेनी सीजन के टाइम पे हमें कपड़े सुखाने में या कोई भी चीज को सुखाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हवा का पेट भरा हुआ है, वो और पानी नहीं ले सकती। इसलिए हमारी बॉडी पे अगर पसीना आ जाता है तो पसीना आ जाता है, स्वेटिंग हो जाती है, वो स्वेट भी उड़ता नहीं है, वो शरीर पे ही रहता है। इसलिए हमें चिपचिपापन लगता है या अनकंफर्टेबल लगता है बारिश के टाइम पे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी शरीर पे पसीना आया है, वो उड़ नहीं रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर ज्यादा है। तो याद रखना, ह्यूमिडिटी, उमस बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच द atmospheric air holds is called humidity, and higher the humidity lower the rate of evaporation। मतलब higher humidity decreases the rate of इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी बढ़ती है, उमस बढ़ती है, वाटर वेपर का कंटेंट हवा में बढ़ता है तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, विंड स्पीड इंक्रीज, इन द विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या होता है जब कपड़े जल्दी नहीं सूख रहे होते हैं, यहां पे अपने डेली लाइफ की चीजों को अप्लाई करो। अगर आपके कपड़े जल्दी नहीं सूख रहे हैं तो आप क्या करोगे, कूलर के सामने टांग दोगे, पंखे के सामने रख दोगे। अगर बारिश के टाइम पे भी नहीं सूखते हैं कपड़े तो हम क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं, नीचे रात भर के लिए छोड़ देते हैं कि भाई सुबह उठ के पहन लेंगे इन कपड़ों को। आपकी यूनिफॉर्म जो है, सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि यूनिफॉर्म सूख ही नहीं रही है। क्यों, जब विंड स्पीड ज्यादा होती है ना, तो तेज विंड स्पीड आके वाटर के पार्टिकल से टकराती है जो कपड़ों में है। वाटर के पार्टिकल्स में वो अपनी एनर्जी दे देती है। भाई कोई चीज बहुत तेज आई और उसने मुझसे वो टकराई, तो भाई मेरी बॉडी को उसकी एनर्जी मिल गई, मैं उछल के वहां पे गिरा। ऐसे तो मैं खड़ा हुआ था, बहुत तेज कोई चीज आके टकराई तो उसने मुझे वहां गिराया। क्यों, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी मुझ में ट्रांसफर कर दी। सेम थिंग गोज विथ हवा। हवा बहुत तेज आती है, वाटर के पार्टिकल से टकराती है, अपनी एनर्जी उन्हें देती है और उन्हें उड़ा देती है। ठीक है, सो तेज हवा में जल्दी कपड़े सूखते हैं, इवेपोरेशन तेज होता है। सो विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं अब हम टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आती है प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। मतलब अभी जो चीजें हमने वेपराइजेशन के लिए की थी उनका उल्टा करना है। वेपराइजेशन के लिए हमने क्या किया था, हीट दी थी, अब हमें हीट को वापस निकालना है। तो क्या होगा, पहले मैं धीरे धीरे हीट को लेना शुरू करूंगा, किसमें से, गैस में से। गैस बन गई है, वेपर बन गए। अब गैस में से मैंने धीरे धीरे करके हीट को लेना शुरू किया। जब मैं हीट को लूंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पहला स्टेप। अगर मैं और हीट को लूंगा तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जैसे ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जैसे ही एनर्जी कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि स्पेस रिड्यूस होगी। गैस के पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स इतना दूर दूर होते हैं। तो हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी कम करी। पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, धीरे धीरे पार्टिकल्स पास आने लगे, पास आए तो स्पेस रिड्यूस हो गई और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो हीट लेने से गैस से लिक्विड बनता है, हीट देने से लिक्विड से गैस बनता है। चलिए अब थोड़ा सा टेक्स्ट देखते हैं। The conversion of a gaseous substance into liquid state is called condensation। वो हमने यहां बना ही दिया है। This can be carried out by
कूलिंग द गैस बिलो अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, आप गैस को एक टेम्परेचर के बिलो कूल कर दो, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। व्हेन हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस, जब आप हीट को निकालते हो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, एंड हेंस टेम्परेचर फॉल्स, और टेम्परेचर गिर जाता है। ओके, व्हेन सफिशिएंटली लो टेम्परेचर इज रीच्ड, जब टेम्परेचर काफी लो हो जाता है, further extraction of heat from the gas does not reduce the kinetic energy. This in turn results in an increase in the intermolecular force of attraction. मैंने आपको ये बता दिया है कि आपने थोड़ी एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी कम हुई। अगर आप और एनर्जी निकालते हो तो अब काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होगी, अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। आप पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहे हो आप, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स पास आने लगेंगे, मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर। At this point, the gas passes into liquid state, और इस टाइम पे जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, द कन्वर्जन ऑफ गैसियस टू द लिक्विड स्टेट कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अबाउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। इसका मतलब क्या कि आप एक हद तक टेम्परेचर को कम कर दो। अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है, टेम्परेचर को यहां से इतना लाना पड़ रहा है, तब गैस से लिक्विड बन रही है। मैं एक चीज और कर सकता हूं, टेम्परेचर को मैं इतना लेके आऊं और प्रेशर बढ़ा दूं, तो प्रेशर, टेम्परेचर मैंने इतना कम किया, ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, अब आप प्रेशर बढ़ा दो, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, पार्टिकल्स पास आने लगेंगे। इन शॉर्ट, मुझे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाना है, तो आप प्रेशर बढ़ाओ, पार्टिकल्स पास आने लगेंगे, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप टेम्परेचर और प्रेशर के कॉम्बिनेशन से भी स्टेट को चेंज कर सकते हो, प्रेशर और टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन से, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, सो can be cooled below a certain temperature and then subjected to application of high pressure, यही बोला मैंने अभी। Okay, this entire process is called liquefaction. इस पूरी प्रोसेस को हम लोग liquefaction नाम देते हैं। liquefaction मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को बनाना, गैस से लिक्विड को बनाना। Every gas requires a certain minimum temperature for passing into liquid state. हर गैस को एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिससे वो गैस से लिक्विड में चेंज होती है, कन्वर्ट होती है। ओके, सो दैट मीन्स above that minimum temperature, application of any amount of pressure cannot bring about the transformation from gaseous state to liquid state. ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसका ध्यान रखना। ये एक टेम्परेचर है, ये मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रखा, इस टेम्परेचर के नीचे आप प्रेशर डाल के गैस को लिक्विड बना सकते हो आराम से। मतलब प्रेशर अलोन कैन कन्वर्ट लिक्विड, कन्वर्ट गैस टू लिक्विड। प्रेशर अलोन, इस टेम्परेचर, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, इसके नीचे प्रेशर अकेला लिक्विड को, गैस को लिक्विड बना सकता है ना, प्रेशर डाल के। बट इस टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर अकेला गैस को लिक्विड नहीं बना सकता, फिर आपको टेम्परेचर की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक ऐसा टेम्परेचर अबव विच यू कैन नॉट कन्वर्ट एनी गैस इनटू लिक्विड बाय प्रेशर अलोन इज कॉल्ड, यहां पे आई हमारी डेफिनेशन, इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। What is critical temperature? A temperature at which, a temperature above which by pressure alone you cannot convert a gas into liquid. But इस टेम्परेचर के नीचे प्रेशर अलोन कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। अकेला प्रेशर डाल के आप लिक्विड को, गैस को लिक्विड बना सकते हो, बट इस टेम्परेचर के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ प्रेशर से गैस को लिक्विड नहीं बना सकते। इसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, इसको टर्म यही दी जाती है। ओके, सो that means above that minimum temperature, application of any amount of pressure cannot bring about the transformation from gaseous to liquid state. ये हमने अभी समझ लिया। This temperature above which a gas cannot be liquefied irrespective of how much pressure is applied is called critical temperature. तो इसको critical temperature बोलते हैं। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर चाहिए किसी गैस को लिक्विड बनाने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ओके,
सो क्रिटिकल प्रेशर क्या है? इट इज दैट प्रेशर विच इज अप्लाइड on any gas to convert it into liquid at critical temperature. तो critical temperature एक specific temperature है जिसके ऊपर आप प्रेशर अकेला डाल के गैस को लिक्विड नहीं बना सकते, इसके नीचे आप प्रेशर डाल के गैस को लिक्विड अकेले बना सकते हो, और इस टेम्परेचर पे आपको जो प्रेशर चाहिए, इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर चाहिए गैस को लिक्विड बनाने के लिए, उसे क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं और इसे क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। वो दोनों चीजें यहां पे दी हुई हैं, ठीक है। सो एवरी गैस इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। हर गैस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से एसोसिएटेड होती है, और वही टेम्परेचर स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर हर गैस का होता है। किसी गैस का 30 डिग्री, किसी गैस का 20 डिग्री, किसी का 10 डिग्री, हर गैस का एक अलग क्रिटिकल टेम्परेचर हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, इफेक्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑन क्लाइमेट। अब आप कंडेंसेशन को क्लाइमेट में कहां कहां देखते हो? हम फॉग बनना देखते हैं, ड्यू बनना देखते हैं, क्लाउड्स बनना देखते हैं। ड्यू आप जानते हो क्या होता है? ओस जमने लग जाती है, उसे ड्यू बोलते हैं। फॉग, जो कोहरा जम जाता है, उसे फॉग बोलते हैं। और जो क्लाउड्स हैं, हमारे बादल, ये सब रिजल्ट्स हैं कंडेंसेशन का। क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ठंडा हो रखा है और हमारे पास हवा में बहुत सारा वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो हवा में बहुत सारा वाटर वेपर है और टेम्परेचर ठंडा हो गया है। अब क्या है, जो चीजें हैं वो भी ठंडी होने लगती हैं। कार का कांच ठंडा हो जाता है, जो टू व्हीलर है उसकी सीट ठंडी हो जाती है, लोहे की बेंच अगर पार्क में रखी है या झूले रखे हुए हैं वो ठंडे हो जाते हैं। तो जैसे ये हवा जिसमें बहुत वाटर वेपर भरा हुआ है, ये जैसे ही उन ठंडे सरफेसेस को टच करती है, टेम्परेचर ठंडा है मतलब टेम्परेचर कम है, एकदम से हवा को वो ठंडा टेम्परेचर टच करता है, हीट को अब्सॉर्ब करते हैं और वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या हुआ, हवा में बहुत वाटर वेपर था, वो ठंडे झूले से या ठंडी सीट से जैसे ही टच हुई, उसने अपनी हीट छोड़ दी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसे बोलते हैं ओस जमना, ठीक है। तो वो जो ओस जम जाती है ना, ठंड के शुरू के ठंड के मौसम में आपको बहुत ओस मिलेगी, क्योंकि जस्ट रेनी सीजन से विंटर सीजन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होता है, और रेनी सीजन में वैसे ही वाटर वेपर बहुत ज्यादा होता है। तो इतना वाटर वेपर होने के कारण क्या है, ठंडे सरफेसेस में वो टच होते ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज हाउ ड्यू इज फॉर्म्ड। Okay, when the temperature is high, water in water bodies evaporate during daytime. दिन के टाइम पे खूब evaporation होता है. This process goes on continuously and the air does not become saturated with water vapor. और हवा को भी कमी नहीं पड़ रही है, वो लेती जा रही है, वाटर वेपर को लेती जा रही है, ढेर सारा वाटर वेपर ले लिया। When the temperature falls during night, जब ठंड में टेम्परेचर गिरता है, the air becomes saturated with water vapor. तब हवा में वाटर वेपर खूब भर चुका होता है, ठीक है। The temperature at which the atmospheric air becomes saturated with water is called dew point. ये हमारा एक स्टार पॉइंट आ गया, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जिसमें हवा का पेट भर चुका हो वाटर वेपर से, उसे ड्यू पॉइंट बोलते हैं। कि अब इस स्टेट पे अगर टेम्परेचर, जो हवा की अभी स्टेट है ना, पेट भरी हुई है बिल्कुल वाटर वेपर से, अगर इस स्टेट में ठंडा हो गया टेम्परेचर, तो वो पूरा वाटर वेपर ड्यू के फॉर्म में, ओस के फॉर्म में जम जाएगा। सो ऑन फर्दर लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, सम ऑफ द वाटर वेपर कंडेंसेस एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस एज ड्यू। जैसे ही ठंडा पड़ता है वो ड्यू के फॉर्म में कंडेंस हो जाता है। क्लियर हुआ? इफ द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टेक्स प्लेस ऑन फ्लोटिंग डस्ट, अगर यही कंडेंसेशन जो छोटे छोटे कण हैं डस्ट के, जो धूल के कण हैं छोटे छोटे हवा में, अगर उन पे कंडेंसेशन हो जाता है तो ये फॉग बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोहरा। तो हवा में डस्ट घूम रही थी, एकदम से टेम्परेचर ठंडा हुआ, डस्ट के पार्टिकल के ऊपर ही वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस हो गई, वाटर वेपर उन्हीं पे कंडेंस हो गया, तो वो कोहरा जम गया। Okay, so floating dust particles, it results in the formation of fog or mist. Clear हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। In the upper part of the atmosphere, atmosphere के ऊपर के हिस्से में जो condensed water droplets होते हैं ना, वो हमें clouds के फॉर्म में मिल जाते हैं, जो हमारे बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड्स हैं, बिल्कुल पहाड़ों से भी ऊपर। वहां पे क्या होता है, जैसे ही ठंड पड़ती है ना, तो वाटर वेपर्स जो है ना वो थोड़े से डेंस हो जाते हैं और डेंस होके पास आ जाते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, क्लाउड्स। दे फॉर्म क्लाउड्स, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज इंटरकन्वर्जन्स, द कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड टू गैसियस स्टेट
इज ऑल्सो पॉसिबल। अब इतने सारे कन्वर्जन के अलावा सॉलिड का गैसियस स्टेट में कन्वर्जन भी पॉसिबल है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सॉलिड को लिक्विड बनाओ, लिक्विड को गैस बनाओ, और वैसे ही गैस को लिक्विड बनाओ, लिक्विड को सॉलिड बनाओ। अभी तक हम ये कर रहे थे। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने सॉलिड को सीधा गैस बना दिया, सॉलिड को सीधा गैस बना दिया। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यहां पे सॉलिड से गैस बन जाता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनती है। लिक्विड स्टेट का कोई रोल ही नहीं है, सॉलिड लिक्विड में नहीं जाएगा और ना लिक्विड गैस में जाएगी, गैस सीधा सॉलिड बनेगी, सॉलिड सीधा गैस बनेगा। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो सब्लिमेशन शो करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम लोग सब्लाइम सब्सटेंसेस बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको सब्लिमेशन जिनमें पॉसिबल है, उन्हें हम लोग सब्लाइम बोलते हैं, सब्लाइम सब्सटेंसेस। इनके एग्जांपल क्या है, कपूर, कैम्फर। अगर आप कैम्फर को खुला रख दोगे तो थोड़ी देर में वो इतना बड़ा सॉलिड धीरे 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 छोटा होने लगेगा। क्यों, वो सॉलिड से सीधा गैस बन जाएगा। ओके, वैसे नैफ्थलीन, नैफ्थलीन में क्या होता है, नैफ्थलीन बॉल्स वो फिनाइल की गोलियां जो आप लोग ऊनी कपड़ों में रखते हो, वुलन क्लोथ्स में रखते हो, या फिर अपने अलमीरा में डालते हो, वॉश बेसिन में डालते हैं। जो यूरिनल्स होते हैं जहां पे यूरिन वगैरह करते हैं वॉशरूम्स में, तो वो यूरिनल्स में भी वही डली रहती है नैफ्थलीन बॉल। क्यों, जब वो हीट अब्सॉर्ब करती है ना नैफ्थलीन, या फिर कैम्फर, या फिर अमोनियम क्लोराइड, या फिर आयोडीन, ये चीजें जब हीट अब्सॉर्ब करती हैं तो ये सॉलिड से सीधा गैस बन जाती है। क्योंकि सॉलिड से गैस बनने में क्या चाहिए, उनको चाहिए ढेर सारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे मैं कोई लिक्विड हूं या मैं कोई सॉलिड हूं, तो मेरे अंदर से जो वेपर बन रहे हैं, वो वेपर भी तो कुछ प्रेशर लगाएंगे ना, जो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, उनको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो मेरा वेपर प्रेशर अगर सॉलिड स्टेट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो मैं लिक्विड ना बन के सीधा गैस बन जाता हूं। ठीक है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, किसी भी लिक्विड को गैस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था ना कि लिक्विड के जो वेपर्स निकल रहे हैं उनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाना चाहिए। तो वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो बॉइलिंग होती है। अब आप वही सोचो, ये तो लिक्विड की बात थी, अगर किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो सॉलिड लिक्विड क्यों बनेगा, वो सीधा गैस बन जाएगा ना। तो इतनी मेहनत क्यों करे कि पहले लिक्विड बने फिर गैस बने। तो ऐसा सॉलिड जिसके खुद के इतने वेपर प्रेशर हो जाए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवर पावर कर दे, उसको हरा दे, तो सॉलिड सीधा गैस बन जाता है। और ये पार्टिकल्स जो सब्लाइम सब्सटेंसेस हैं, ये यही करते हैं कि उनमें इतनी वेपर प्रेशर डेवलप हो जाती है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करके सीधा गैस बन जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Okay, so now we have the phenomena of latent heat. Latent heat का मतलब होता है छुपी हुई heat. Okay, so latent heat means what? Hidden heat या hidden energy जो होती है। अब क्या होता है, ध्यान से देखना, जब solid से liquid में conversion होता है, इसका मतलब क्या, जब आइस से वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, आइस समझ लो -5 डिग्री पे थी, अब धीरे धीरे करके टेम्परेचर -5, -4, -3, -2, -1 और 0 पहुंचेगा, है ना। तो आइस का लिक्विड में कन्वर्जन कब हो जाएगा, जब वो 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा। तो टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता हुआ 0 पे पहुंचा। अब मैंने समझ लो इतनी आइस ली थी जो लिक्विड में मुझे कन्वर्ट करनी थी, तो अभी तो टेम्परेचर, मैं हीट कर रहा हूं आइस को, तो अभी तो टेम्परेचर बढ़ के 0 तक पहुंच जाएगा, पर 0 पे आके टेम्परेचर रुक जाएगा। अब वो 0 से 1 नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। बट हो क्या रहा है, मैं तो हीट दे रहा हूं आइस को, मैंने यहां पे एक आइस रखी हुई है, उसको मैं हीट दे रहा हूं, देते जा रहा हूं, देते जा रहा हूं, देते जा रहा हूं, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ के 0 तक पहुंच गया। बट मैंने ऐसा देखा कि मैं अभी भी हीट तो दे रहा हूं, बट अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। अब क्या हो रहा है, आइस कन्वर्ट होने लगी है वाटर में, तो आइस भी 0 डिग्री पे है, वाटर भी 0 डिग्री पे है, दोनों 0 डिग्री पे है, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अब जो मैं हीट दे रहा हूं ना, वो हीट टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही है, वो हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है। मतलब मैं जो अब हीट दूंगा वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेगी। कैसे, सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे हैं, बट लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे हैं।
ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको इस स्टेट में लाना पड़ेगा, तभी लिक्विड बनेगा। तो अब जो मैं हीट दूंगा वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, वो इन पार्टिकल्स को दूर दूर करके लिक्विड में कन्वर्ट करेगी। सो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, क्योंकि मैंने थर्मामीटर डाल रखा था। जब मैंने थर्मामीटर डाल रखा था तो मुझे ये इंक्रीज तो होता हुआ दिख रहा था, बट 0 डिग्री पे आके टेम्परेचर रुक गया। अब थर्मामीटर पे मुझे चेंज नहीं दिख रहा है, मगर मैं तो हीट कर रहा हूं। तो वो हीट कहां जा रही है मुझे नहीं पता ना। इस वजह से मैं लेटेंट हीट को क्या नाम देता हूं, हिडन हीट, क्योंकि वो जाके कहीं छुप जाती है और हमें थर्मामीटर में नहीं दिखती। इस वजह से उसे हिडन हीट बोलते हैं। और ये आप 200% फैक्ट है। आप एक भर के बीकर को ले लो आइस से और उसको हीट करो, थर्मामीटर डाल दो, आप खुद देखना 0 डिग्री पे आके टेम्परेचर रुक जाएगा। और अब 0 डिग्री के आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तब तक जब तक कि पूरी आइस लिक्विड में पहले कन्वर्ट नहीं हो जाती। और जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, टेम्परेचर धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगेगा। तो वो जो छुपा हुआ हीट होती है ना, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। और ये सिर्फ आइस में नहीं दिखती, ये वाटर में भी दिखती है। आपने एक भगोना पानी ले लिया और उसको हीट किया, धीरे धीरे टेम्परेचर 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 99 पे पहुंचा और अब 100 हो गया। अब 100 पे आप देखोगे कि टेम्परेचर थर्मामीटर में रुक चुका है, अब नहीं रुकना। मगर मैं तो हीट कर रहा हूं। कहां जा रही है हीट? अब हीट जा रही है लिक्विड के पार्टिकल्स को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स तो ऐसे हैं और गैस के पार्टिकल्स ऐसे हैं, दूर दूर हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो यहां हैं उनको इतना दूर करके गैस में कन्वर्ट करना है। तो मैं हीट तो दे रहा हूं पर वो थर्मामीटर पे नहीं दिख रही, छुप रही है ही। वो हीट कहां जा रही है? उसको लिक्विड के पार्टिकल्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में और अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहे हैं। याद है हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपना पेट भरते जाते हैं हीट से और खूब सारी हीट ले लेंगे। बस वही तो है लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट का मतलब हिडन हीट। अब आप ध्यान से देखिएगा, दो तरह की लेटेंट हीट होती है। कौन कौन सी दो तरह की लेटेंट हीट होती है? एक तो होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब क्या है? वो हीट, फ्यूजन मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब था सॉलिड से लिक्विड बनना। फ्यूजन का मतलब है सॉलिड से लिक्विड बनना। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मींस सॉलिड से लिक्विड बनने के टाइम पे जो वो हीट छुपती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो हाउ डू वी डिफाइन इट? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड कंप्लीटली एट द मेल्टिंग पॉइंट एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने पे 0 डिग्री टेम्परेचर पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो एट द मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हीट चाहिए सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और एक और लेटेंट हीट होती है, उसका नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? वेपराइजेशन का मतलब है लिक्विड से गैस बनाना। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो हीट जो जरूरी है 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। सो ये वेपराइजेशन और वो फ्यूजन। और वो ये कौन सी हीट है? बस वो जो स्टेट चेंज हो रही है ना, -5 डिग्री से 0 डिग्री तक कैसे पहुंचे उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे तो उससे मतलब है कि 0 पे रुक के जो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और वही 100 डिग्री पे रुक के लिक्विड से गैस बन रहा है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है पर हीट मैं कंटिन्यूसली करते जा रहा हूं सब्सटेंस को। तो वो हीट कहां जाती है? पेट में जाती है पार्टिकल्स के, जिसको यूज करके वो अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करते हैं। क्लियर हुआ? So now one more thing about latent heats. आपने ध्यान से सुनिएगा कि लेटेंट हीट दी, ये एक सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बना। जब आपने लेटेंट हीट दी, जब आपने लेटेंट हीट
दी सॉलिड को तो वो लिक्विड बनी, आपने हीट दी तो सॉलिड से लिक्विड बनी। अगर आप यही लेटेंट हीट को अब्सॉर्ब कर लो, उतनी ही लेटेंट हीट को अब्सॉर्ब कर लो किसी लिक्विड से, तो वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, सो यही लेटेंट हीट है जो सॉलिड को लिक्विड बना रही है, उतनी अमाउंट ऑफ हीट जो जस्ट सॉलिड को लिक्विड बना दे, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब वो अमाउंट ऑफ हीट जो आप लिक्विड से निकाल लो कि वो सॉलिड बन जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो वो सॉलिडिफिकेशन की लेटेंट हीट होती है। ऐसे ही अब मैंने इन दोनों को चेंज किया और यहां लिखा मैंने लिक्विड, यहां लिखा मैंने गैस। अब ध्यान से देखना, अगर मैं लिक्विड को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे दूं तो वो गैस बन जाएगा, है ना, हीट दी तो वो गैस बन गया। अब उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट जो मैंने अभी दी थी लिक्विड को गैस बनाने के लिए, अगर वो अमाउंट ऑफ हीट मैंने निकाल ली तो गैस वापस से लिक्विड में बन जाएगी। तो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब आपने उतनी हीट को निकाल दिया तो कंडेंसेशन हो गया, आपने उतनी हीट दे दी तो वेपराइजेशन हो गया। ठीक है, सो वो जो हम वेपराइजेशन की प्रोसेस में, मेल्टिंग की प्रोसेस से, बॉइलिंग की प्रोसेस में, फ्रीजिंग पॉइंट की फ्रीजिंग की प्रोसेस में अभी जो हमने पढ़ा, उसमें हम जो हीट देना और लेना कर रहे थे ना, वो एक्चुअल में लेटेंट हीट्स थी। क्लियर हुआ? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। For example, when ice melts, the temperature of the ice remains constant only at the melting point until the entire process is completed. जब तक पूरी प्रोसेस हो जाए, ये हम समझ चुके हैं। The entire heat absorbed during the process is utilized to carry out the change, और वो जो heat absorb हो रही है वो change करने में use हो रही है। Therefore, the amount of heat energy required to convert 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure and at its melting point is known as latent heat of fusion, और ये latent heat of fusion है किसकी? आइस की। It is equal to 80 calories per gram per degree Celsius. Okay, and when water is subjected to boiling, जब आप water को boil करते हो, the temperature of water remains constant at the boiling point. फिर वही चीज, टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे, एंड ऑल द वाटर इज टिल ऑल द वाटर इज कन्वर्टेड टू स्टीम, जब तक पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ये सब जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ टेक्स्ट देख रहे हैं हम। ओके, द हीट एनर्जी सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज स्टोर्ड इन द स्टीम एंड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू क्या है? 540 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, वो सारी प्रोसेस अभी हमने यहां पे समझी। आगे एप्लीकेशंस ऑफ लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट के एप्लीकेशंस कहां होते हैं? द लिक्विड मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर बाय गोइंग इनटू अ वेपर फेज। क्या होता है? जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वह एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और वेपर फेज में चले जाते हैं। सिंस सराउंडिंग्स लूज एनर्जी दे बिकम कोल्ड। तो अब भाई मेरे पास जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे, इनने सराउंडिंग से हीट को लिया, सराउंडिंग से हीट को लिया और खुद को कन्वर्ट कर दिया इनटू वेपर। जो मेरे पास लिक्विड था उसने सराउंडिंग से हीट को लिया और खुद को वेपर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? हीट जो सराउंडिंग से ली हुई थी ना, सराउंडिंग ठंडी पड़ गई। तो वही उनने यहां बोला है लूज एनर्जी सो इट बिकम्स कोल्ड। सराउंडिंग्स जो है वो कोल्ड हो जाती हैं, ठंडी पड़ जाती हैं। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। बहुत जगह पे प्रिंसिपल यूज होता है। सबसे पहला, कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्कोहल इज पोर्ड ऑन पाम। अगर आप अल्कोहल को हाथ पे डालते हो तो हाथ ठंडा हो जाता है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर को जैसे ही हाथ में डालोगे हाथ ठंडा पड़ता है, बिकॉज इट हैज इथाइल अल्कोहल। ओके, देन कॉटन क्लोथ्स प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग समर। क्या होता है? कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं? हमारे पसीने को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और वो पसीना हमारी ही बॉडी से हीट को अब्सॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। तो जैसे ही वो इवेपोरेट होता है, हमारी बॉडी से हीट ले ली उसने, तो हमारा शरीर ठंडा पड़ गया, हमें ठंडक मिल गई। ये भी एक एप्लीकेशन है। Then formation of water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water। अब ice cold water क्या करता है? आपने बर्फ वाला पानी, बिल्कुल ठंडा पानी रखा है एक बॉटल में, जैसे ही बाहर वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट है, वाटर वेपर जैसे ही उस ठंडे पानी से टकराता है, वो ठंडा पानी जो बॉटल में भरा हुआ था वो उसकी हीट को अब्सॉर्ब करता है और वाटर वेपर को कंडेंस कर देता है बॉटल के बाहर। तो आपने नोटिस किया होगा, ठंडे बॉटल में या ठंडा ग्लास पानी अगर आपने भर के रखा है तो थोड़ी देर में उस ग्लास के बाहर पूरे वाटर ड्रॉपलेट्स जम जाएंगे। क्योंकि उसने सराउंडिंग से जैसे ही वाटर वेपर आके उस ठंडी जगह से टकराया,
वाटर वेपर की हीट को उसने ले लिया और वाटर वेपर को कन्वर्ट कर दिया इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स। तो ये हमें वहां पे भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, कूलिंग ऑफ वाटर इन अर्दन पॉट्स ड्यूरिंग समर्स। गर्मी के टाइम पे जो मटका होता है, आपने देखा होगा मटका जो होता है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो हम जो भी मटका घर में रखते हैं ना, तो वो मटके के नीचे हमेशा स्टैंड ऐसा होता है ना मटके का, एक कटोरी रखते हैं। इससे क्या होता है, जो पानी टपक रहा होता है ना मटके से, वो इसमें कलेक्ट होता है। तो कहां से टपक रहा है पानी? मटके से। क्या मटके में छेद हो गया है? बिल्कुल नहीं। मटके की बॉडी पे है ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से जो मटके के अंदर पानी भरा होता है ना, वो बाहर आता है और वो बाहर आके इस आउटर सरफेस पे बैठ जाता है। अब मटके के आउटर सरफेस पे पानी आ गया है, वो पानी क्या करेगा, मटके के पानी जो मतलब मटके के अंदर जो पानी है उससे हीट को लेके, जो सरफेस वाला पानी था जो मटके के ऊपर आ गया है, वो मटके से हीट को लेता है और खुद इवेपोरेट हो जाता है। तो इन रिटर्न मटके का पानी ठंडा हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है उसमें मटके के पानी के ठंडा होने का, कि जो मटके के सरफेस पे पानी है वो इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होते टाइम वो मटके से हीट को लेके चला जाता है। इस वजह से मटके का पानी इन रिटर्न ठंडा हो जाता है। यही रीजन है कि हमारे हाथ पे अल्कोहल गिर जाए, सैनिटाइजर, एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर गिर जाए, पेट्रोल गिर जाए, डीजल गिर जाए, केरोसिन लग जाए, सब चीजों में क्या होता है, हमारे हाथ को ठंडक लगती है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे हाथ से हीट को ले लेती हैं और हमारे हाथ को ठंडा फील कराती हैं। ठीक है, ओके। सो इसी के साथ आज हमारा नेचर ऑफ मैटर का सबसे पहला पार्ट, जिसमें हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ा, जो हमारा पूरा मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी थी, हमने वो पढ़ा, और इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फाउंडेशन कोर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, ये सारी चीजें 100% फ्री में करवाते हैं। सारे वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में मिलते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। यहां 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई दूसरी फीस पे नहीं करनी है। यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पीयर ग्रुप के साथ, so that together we can improve the quality of education. And keep watching Magnet Brains IIT JEE and NEET channel for clearing your competitive exams and for the foundation courses. Thank you.